शुभ प्रभात, गुड मॉर्निंग। हम लोग समान अध्ययन के दो सबसे महत्वपूर्ण भाग को देख रहे थे, एक ज्योग्राफी और दूसरा हिस्ट्री, जिसमें ई और एफ दोनों काम कर रहे हैं। एक ही साथ एफ बैच का हिस्ट्री और ज्योग्राफी दोनों समाप्त हो जाएगा और दोनों का लेंथ भी लगभग सेम ही, सिलेबस की लंबाई के दृष्टि से। इसी क्रम में हम लोग फर्स्ट हाफ में ज्योग्राफी को देखते हैं। ज्योग्राफी के विषय में यह जानकारी दी गई थी कि ज्योग्राफी शब्द के जनक इरेस्थेनेज, भूगोल में पहले पृथ्वी का अध्ययन किया जाता था, लेकिन अब पृथ्वी के साथ साथ मानव एवं प्रकृति का, उसके अंतर संबंधों का एवं संसाधनों का, विभिन्न संसाधन हैं, खनिज संसाधन, उसमें सबसे किसी भी देश के विकास में खनिज संसाधन की बड़ी भूमिका होती है, क्योंकि खनिज संसाधन से ही मुख्य रूप से इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है। हालांकि उसका इम्पैक्ट है CO2, कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन, जिसमें चाइना पहले स्थान पर है और भारत का स्थान तीसरा है। ये तो उसका इम्पैक्ट है। बदलते समय में हम लोगों ने 1982 में एक शब्द दिया जिसका नाम था सतत विकास। बर्टलैंड आयोग ने 1987 में इसकी अवधारणा को प्रस्तुत किया। एक ऐसा विकास जो पर्यावरण को संरक्षित भी रखे और भौतिक विकास भी करे। तो आज का जो भूगोल है वो विविध रूपों में, मुख्यतः दो भागों में आपको अध्ययन करना है। एक भारत का भूगोल और दूसरा भौतिक भूगोल। भारत के भूगोल के तहत 11-12 अध्याय आते हैं और भौतिक भूगोल के तहत 4 बड़े अध्याय हैं। सौरमंडल है, स्थलमंडल है, जलमंडल है और वायुमंडल है। उसमें सबसे महत्वपूर्ण आज के कॉन्टेक्स्ट में वायुमंडल है। 2000 से पहले सौरमंडल से जरूर प्रश्न पूछे जाते थे किसी भी परीक्षा में। खैर अभी भी पूछे जाते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन वायुमंडल की महत्ता बढ़ गई है क्योंकि वायुमंडल प्रभावित हो गया है। और वायु क्या है? मिश्रण है गैसों का, मुख्यतः नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। तो आज हम भूगोल को बहुआयामी बना दिए और तब विश्व का भूगोल जो करेंट कोई स्थल चर्चा में रहे तो उस कारण से उसको जरूर याद रखिए। जैसे डोमोटास्क यूक्रेन का, वो कोयला के लिए जाना जाता है, उसको ध्यान रख लीजिए कि यूक्रेन कहाँ है, डोमोटास्क कहाँ है, किरबाई रोग कहाँ है। तो उस तरह से आज का ज्योग्राफी है। तो स्वाभाविक है कि हम मैप का भी अध्ययन करते रहें और थोड़ा समसामयिकी से जुड़े रहेंगे तो विश्व का भूगोल बड़ा आसान भाग है। हालांकि ट्रेडिशनल भी हम पढ़ाई देते हैं, उस ट्रेडिशनल में 7 महाद्वीप के विषय में मैं जानकारी देता ही हूँ। हमारी आज की कक्षा पिछले दिन की कक्षा से ही संबंधित है और पिछले दिन की कक्षा थी भारत की भौतिक विभाजन। हम भारत के भूगोल में थे और भारत के भूगोल की कड़ी में पहला अध्याय पढ़ चुके थे, भारत का भौगोलिक परिचय, जो समय अंतराल आपकी परीक्षा भी हो जाएगी। सबसे बड़े चैप्टर को आपने देखा और उसके बाद भारत के भौतिक विभाजन को देख रहे थे। और भारत के भौतिक विभाजन की कड़ी में आप पढ़ लिए हैं पर्वत को। उत्तर का पर्वतीय प्रदेश आप पढ़ चुके हैं, सबसे बड़ा। आज पर्वतीय प्रदेश के साथ पठार को पढ़ेंगे और मौका मिला तो मैदान को भी देख लेंगे। और तब तीसरा भाग है तटीय मैदान, द्वीप और मरुस्थल। हालांकि उस सबका वीडियो जो कमीशन के लिए शाम के सत्र में लेते हैं वो जाता भी रहता है कि जिससे कि आप पढ़ के अपनी पृष्ठभूमि को भी मजबूत कर लें, लेकिन उतनी अकल तो आपको है नहीं, सीधी सी बात है। उस तरह का एक कमिटमेंट होता है। उस तरह के लड़के जो बहुत कम समय में बहुत ऊंचाई पे जाना चाहते हैं, उसका एक झलक अलग होता है। वो सब कुछ दिखने लगता है, उसकी मानसिक दक्षता, उसकी मानसिक समग्राह्यता,
ये सब जो है सो वो प्रस्फुटित होने लगता है। उसे एक आधी दो ऐसे छात्र होते हैं, हम कितना भी आपको भेज देंगे, कह देंगे, उससे फ़ायदा नहीं होगा। वो जब तक अपना जागरूकता नहीं बढ़ेगा तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते। सिलेबस तो धीरे धीरे करके सब समाप्त हो ही जाता है, लेकिन उसी में 2 लड़के अच्छे होते हैं और 50 लड़के जो है सो उसको कुछ भी उससे पूछेंगे आम, कहेगा कटहल, ठीक है कि नहीं। इससे भी पूछेंगे 12 लच्छा दर्रा कहाँ है, कहेगा बिहार में। उसको पता ही नहीं है कि दर्रा बिहार में हो ही नहीं सकता है, ठीक है। पढ़ने के बाद भी वही उत्तर देगा, क्योंकि सोच लिया है ना कि हमको बिहार ही बोलना है, ठीक है कि नहीं। जो सोच लेगा उसको कोई बिगाड़ भी नहीं सकता है। चलिए खैर, मूल में आइए। कुछ लड़के लड़कियां कब रेगुलरिटी के साथ काम करते हैं तो कुछ ना कुछ सीख लेते हैं। हालांकि ये भी बच्चा रेगुलर रहता है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन सीखता कम है। तो आज की हमारी कक्षा सामने पीपीटी लगी हुई है, पठार से जुड़ी हुई है। एक ऐसा भौगोलिक खंड जो किस लिए प्रसिद्ध है? खनिज के लिए प्रसिद्ध है। एक ऐसा भौगोलिक खंड जो खनिज के लिए जाना जाता है। एक ऐसा भौगोलिक खंड जो पर्वत से नीचे एवं जिसका शीर्ष भाग सपाट होता है। कल एक मैंने फोटो भी बनाया था पिछले दिन। ये जो पार्ट्स है ये क्या है? पर्वत से नीचे है और शीर्ष भाग क्या है इसका? शीर्ष भाग सपाट है, ठीक है कि नहीं। तो ये हमने तस्वीर बनाई थी, तो जिसका शीर्ष भाग सपाट हो, शीर्ष भाग सपाट और पर्वत से नीचा हो और समुद्र तल से 600 से 900 मीटर की ऊंचाई हो, पठार कहलाता है, जो खनिज के लिए जाना जाता है। अभी बता भी रहे थे कौन से संसाधन के लिए जाना जाता है? खनिज संसाधन के लिए जाना जाता है। मैदान किस लिए जाना जाएगा? फसल के लिए, क्रॉप के लिए। पर्वत किस लिए जाना जाएगा? औषधियों के लिए, ठीक है कि नहीं। हर जगह की अपनी अपनी विशेषता होती है। समुद्र क्यों जाना जाएगा? मछली, पेट्रोल, ठीक है, सीप, इन सब के लिए आज उसे हम लोग ब्लू इकोनॉमी नाम देते हैं। आज उसको क्या नाम देते हैं? और ब्लू इकोनॉमी समझौता भी हम लोगों ने हाल में किस देश के साथ किया था? नॉर्वे के साथ भी किया था, क्योंकि नॉर्वे ब्लू इकोनॉमी में काफ़ी आगे है। जैसे हम लोग एग्रीकल्चर के सेक्टर में आगे हैं। आज हरित क्रांति का ही परिणाम है कि भारत गेहूं और चावल के दृष्टि से दूसरे स्थान पे है। और न केवल खरीफ और रबी के ये मुख्य खाद्यान्न, बल्कि फसल विविधीकरण में भी आज अब भारत में, अभी मैं न्यूज़पेपर देख रहा था कि बिहार में स्वीट कॉर्न की खेती भी की जाएगी। ये फसल डाइवर्सिफिकेशन है कि आज से पहले इसको कभी सोचा नहीं जा सकता था। अब हम लोग बिहार जैसे जलवायु प्रदेश में, जिसकी संख्या 4 है, बिहार में जलवायु प्रदेश कितने हैं? 4 हैं। और भारत में कितने हैं? 16 है। ये सब याद रखा कीजिए। तो उस जलवायु प्रदेश में भी हम लोग अब सेब का उत्पादन करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, जो एक समय में हिमाचल और जम्मू कश्मीर की प्रोडक्ट माने जाते थे। तो धीरे धीरे समय बदल रहा है। हम लोग कंट्रोल एग्रीकल्चर में भी है। हम लोग देखते हो ग्रीन हाउस एग्रीकल्चर करते हैं, एक पॉली हाउस एग्रीकल्चर करते हैं, टेम्परेचर कंट्रोल करके भी बहुत सारी खेती, सब्जियों की खेती, हम लोग शिमला मिर्च वगैरह की खेती विशेषकर उस पॉली हाउस में की जाती है। जागरूकता रखिए, जो भी आसपास घटित हो रहा है उस पर आपकी एक जागरूकता होनी चाहिए, थोड़ी सी नज़र रखिए, जागरूकता रखिए। जागरूकता से ही आदमी बिल गेट्स हो जाता है, और जागरूकता नहीं रखने से आदमी राम खिलावन, राम बुझावन ही रह जाता है। तो जितनी जागरूकता रखिएगा, जितना पढ़िएगा, जितना रिवीजन कीजिएगा, उतना आपके, जितना किताब पढ़िएगा उतना आप बड़ा आदमी बनिएगा। मूल बिंदु पे आ जाइए। आज हम लोग उसी कक्षा को आगे बढ़ाएंगे
तो प्रायद्वीपीय पठार से हमारी आज की परिचर्चा शुरू होती है, क्योंकि ऑलरेडी हम पर्वत की परिचर्चा कर चुके हैं। पर्वत के सभी पक्षों को हम लोगों ने एक एक करके देखा है। आरंभ करते हैं प्रायद्वीपीय पठार। प्रायद्वीपीय पठार, देखो अभी रामनवमी का समय है, हो सकता है मैसेज शाम से बंद हो जाए जाना, तो अंडरस्टूड है कि कक्षा अपने समय पे आज का ही जो रूटीन है वो वही रूटीन रहेगा। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? कि नहीं कि सर मैसेज नहीं आया सर, तो मैसेज नहीं आया तो मैसेज दे दिए ना। पहले व्हाट्सएप नहीं था तो क्लास नहीं चलता था, है ना? तो मैसेज आपको मिल गया कि जो जैसे आज कक्षा हुई है उसी तरह से कल भी आपकी कक्षा संपन्न हो गई। ऐसा नहीं कि मैसेज शाम से नहीं गया तो आप लोग इस में रहेंगे कि लगता है आज बंद है, ठीक है कि नहीं? चूँकि हो सकता है ऐसा, नहीं हो तो ज़्यादा अच्छा है। हो गया ऐसा, जैसे पिछले बार 2-3 दिन उल्टा पुल्टा हो गया अचानक से, तो वह पोह की स्थिति रही, तो ध्यान रखिएगा। चलिए आगे लिखिए। प्रायद्वीपीय पठार लिखिएगा। भारत का प्राचीनतम धरातल, भारत का प्राचीनतम धरातल है। प्राचीनतम धरातल, यदि पूछेगा भारत का प्राचीनतम धरातल कौन सा है, तो पठार है, प्लाटू, वो था माउंटेन, ठीक है। ये क्या है? पठार। पठार है जो 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 आर्कियन चट्टान से बना है। आर्कियन चट्टान प्राचीन चट्टान, जो आर्कियन चट्टान से बना है। खुद भी क्वेश्चन बना लीजिए, कौन चट्टान? आर्कियन चट्टान। प्राचीनतम धरातल पठार, ठीक है कि नहीं? खुद क्वेश्चन बनाइए, आंसर क्रिएट कर लीजिए, वो आंसर तो है ही ऑलरेडी बना हुआ। तीसरा, यह खनिज के लिए, यह खनिज के लिए जाना जाता है। यह खनिज के लिए जाना जाता है। कौन? यह खनिज के लिए जाना जाता है, एवं इसकी एवं इसकी एवं इसकी ऊंचाई समुद्र तल से, इसकी ऊंचाई समुद्र तल से, इसकी ऊंचाई समुद्र तल से 600 से 900 मीटर, पॉइंट करके लिखिए, कितना गज पर से लिखते हैं। समुद्र तल से 600 से 900 मीटर ऊंचा हो, 600 से 900 मीटर ऊंचा हो, और जिसका शीर्ष भाग सपाट हो। तो क्या फीचर है? शीर्ष भाग सपाट। शीर्ष भाग सपाट है, किसका? पठार का। दूसरा, 600 से 900 मीटर ऊंचाई पर, ठीक है कि नहीं? पठार का एक अपवाद है, और वो अपवाद है तिब्बत का पठार, पामीर का पठार, जो 5000 मीटर ऊंचाई पर है। 5 किलोमीटर, 5000 मीटर की जगह कभी कभी 5 किलोमीटर दे देता है। क्वेश्चन बनाते होंगे तो कुछ जगह पूछा भी हुआ है, तो ध्यान रखिएगा। तो ऐसा यार इतना तो कॉमन सेंस होना चाहिए कि 1000 मीटर बराबर 1 किलोमीटर। इतना तो मैथ 6 महीना मैथ पढ़ते हैं लगातार। अब तो एक अलग भी मैथ की स्पेशल कक्षा अलग से भी चल रही है, तब भी 1000 मीटर बराबर आप नहीं समझे तो कोई मतलब नहीं रह जाता है।
कल ही केमिस्ट्री पढ़ा रहे थे, परसों ग्रुप डिस्प्लेसमेंट लॉ पढ़ा रहे थे रेडियो एक्टिविटी में। तो है ना उसमें कि एक अल्फा किरण निकलती है तो एटॉमिक नंबर में 2 की कमी और मास नंबर में 4 की कमी हो जाती है, और एक बीटा किरण निकलती है तो एटॉमिक नंबर में 1 की वृद्धि हो जाती है। तो मैंने कहा कि एक्स कोई एलिमेंट्स है जिसमें से 2 अल्फा 2 बीटा निकला, तो नया जो होगा वो क्या होगा? कुछ नहीं करना था, जोड़ घटाव करना था, उसी में पसीना छूट रहा था। ठीक है कि नहीं? तो क्या बनाएगा वो सवाल? जब एक छोटे छोटे सवाल में जिसमें थोड़ा सा जोड़ घटाव करना है और उसमें पसीना छूट रहा हो, तो क्या बनाएगा उससे? क्या हम कितना आशा कर सकते हैं वो आप भी समझते ही हैं। इतना तो कम से कम कॉमन सेंस रहना ही चाहिए। मूल बिंदु पे आ जाइए। मूल बिंदु यह है कि पठार हमारा किसके लिए प्रसिद्ध है? तो पठार प्रसिद्ध है खनिज के लिए। हो गया? तो पठार का परिचय समाप्त हो गया। परिचय होता है ना, तो परिचय समाप्त हो गया। पूछे ना पूछे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन बेसिक बातें हैं। इतनी बात तो जाननी ही चाहिए कि पठार पलाटू जो एक हमारा भौगोलिक प्रदेश है, भौगोलिक क्षेत्र है, वो होता क्या है? होता क्या है? भारत का प्राचीनतम धरातल है। होता क्या है कि एक ऐसा धरातल है कि जिसकी ऊंचाई है, कितनी ऊंचाई है? समुद्र तल से 600 से 900 मीटर। ठीक है कि नहीं? कितनी ऊंचाई है? और क्या है उसमें? उसमें है कि शीर्ष उसका सपाट है। सपाट का मतलब ऐसे होता है। नुकीला पर्वत जब भी होगा तो कैसा होगा? नुकीला होगा। चोटी होगी उसमें तो नुकीलापन रहेगा, जबकि इसमें नुकीलापन नहीं होगा। क्या किस लिए प्रसिद्ध है? खनिज के लिए प्रसिद्ध है। धात्विक अधात्विक दोनों खनिज के लिए प्रसिद्ध है। वो तो विशेषकर केमिस्ट्री से लेकर और ज्योग्राफी के संसाधन में पढ़ेंगे ही आप इसको। फिलहाल तो अभी हम लोग का ध्यान प्रायद्वीपीय पठार पे है। तो प्रायद्वीपीय पठार में एक तो पठारी हिस्सा है, जैसे दक्कन ट्रैप, छोटा नागपुर का पठार, बुंदेलखंड, बदेलखंड, दंडकारन का पठार, मालवा का पठार। तो एक तो पठारी हिस्सा है जिसका कई भाग है, कई विस्तार है, जैसे आपका मेघालय में कार्बी एंगलोंग का पठार। ठीक है कि नहीं? तो ये एक पार्ट है। और दूसरा पार्ट है कि इस पठार के अंदर भी कई पर्वत और पहाड़ी है। इस पठार के अंदर भी कई पर्वत और पठारी है, और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट है। पूर्वी घाट की तुलना में पश्चिमी घाट ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जहाँ से क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि पश्चिमी घाट को महाराष्ट्र में क्या कहते हैं। तो पश्चिमी घाट को महाराष्ट्र में सह्याद्री श्रेणी कहते हैं, सह्याद्री की पर्वत कहते हैं। ठीक है कि नहीं? उसी तरह से तमिलनाडु में क्या कहते हैं? तो नीलगिरी कहते हैं। तो जहाँ जो जिसका स्थानीय नाम है, उस स्थानीय नाम को भी पकड़ के रखना है। तो स्टार्ट करते हैं। पैराग्राफ फिर चेंज कीजिए, लिखेंगे पठार प्रायद्वीपीय पठार। प्रायद्वीपीय पठार के निम्नलिखित विस्तार है। प्रायद्वीपीय पठार के निम्नलिखित विस्तार है। देख लो, यही विस्तार है, यही विस्तार है। बुंदेलखंड, बघेलखंड, छोटा नागपुर मतलब मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड, दंडकारन छत्तीसगढ़। इधर पूर्वी भारत में विस्तार है, शिंगलोंग मेघालय, उसको कहते हैं कार्बी एंगलोंग, उसको कहते हैं कार्बी एंगलोंग। एनसीईआरटी फैक्ट है, किसी भी स्थिति में भूलना नहीं है। इधर मध्य प्रदेश में ही मालवा का पठार है जो काली मिट्टी के लिए जाना जाता है। इधर मारवाड़ है जो राजस्थान के साइड में आता है। इधर दक्कन है दक्षिण भारत में जो क्रेटियस युग का है और यह काली मिट्टी के लिए जाना जाता है। तेलंगाना का पठार तो तेलंगाना में ही रहेगा। इधर कर्नाटक प्लाटू है कर्नाटक में। याद क्या रखना है? दंडकारन, क्योंकि पकड़ में नहीं आएगा कि दंडकारन किस राज्य में है। उड़ीसा में है कि छत्तीसगढ़ में है? हाँ, उड़ीसा तक विस्तारित है लेकिन छत्तीसगढ़ में है और नक्सल प्रभावित है। यहाँ एक डिस्ट्रिक्ट भी है दंडकारन, जहाँ कलेक्टर का ही अपहरण कर लिया था आज से 20 साल पहले, 25 साल पहले। ठीक है कि नहीं? बाद में फिर सिक्योरिटी वगैरह कलेक्टर साहब लेने लगे। कलेक्टर साहब आदर्शवादी थे, वो कहे अरे मेरा क्या, मेरा सब मेरे बंधु बांधव है। ऐसा तो नहीं होती है। शासन और सत्ता का
जैसे ही कुर्सी पे बैठिएगा निरर्थक 10 दुश्मन रहेगा। उस पद का ही दुश्मन होता है, व्यक्ति का दुश्मन तो नहीं होता है, उस पद का दुश्मन होता है, क्योंकि वो पद एक्शन लेता है और जो एक्शन है वो कुछ लोगों को प्रभावित करेगी। सीधी सी बात है, कोई भी एक्शन जो उच्च पद लेता है वो किसी न किसी को प्रभावित करेगी व्यवस्था के रेगुलेशन के लिए, और जब भी उसको प्रभावित करेगी तो वो तुम्हारा दुश्मन होगा। वही स्थिति थी। खैर, तो ध्यान रखिएगा, यही है हमारा इंडियन प्लाटू। इसी को हम कहते हैं भारतीय प्लाटू, या जिसको कहते हैं भारतीय पठार। तो लिखिए, प्रायद्वीपीय पठार के निम्नलिखित विस्तार है, लिख लिए। सबसे पहले लिखिए दक्कन का पठार। दक्कन, दक्कन, दक्कन का पठार। दक्कन का पठार, दक्कन के पठार में लिखिएगा, यह पठार क्रिस्टेशियस युग का है। क्रिस्टेशियस लिख दे क्या? क्रिस्टेशियस युग का है। क्रिस्टेशियस युग का है और इसका निर्माण बेसॉल्ट और लावा से हुआ है। इसका निर्माण बेसॉल्ट और लावा से हुआ है। 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 काली मिट्टी की प्रधानता है। इसी कारण यहाँ काली मिट्टी की प्रधानता है। इसी कारण यह काली मिट्टी की प्रधानता है। काली मिट्टी की प्रधानता है। नेक्स्ट पॉइंट, यह भारत का सबसे बड़ा पठारी भाग है। यह भारत का सबसे बड़ा पठारी भाग है। कौन कौन? इस दक्कन के प्लाटू में कितनी बात है? 3। कौन सा युग का है? क्रिस्टेशियस एरा। किसका बना हुआ है? लावा और बेसॉल्ट है। क्या? काली मिट्टी, क्योंकि लावा है तो काली मिट्टी है। इसीलिए कपास कभी कभी पूछता है कि महाराष्ट्र के अलावा, तो महाराष्ट्र के अलावा क्या तो दक्षिण भारत में भी होने लगा है। और मालवा के पठार में भी हम काली मिट्टी की प्रधानता देखते हैं। लेकिन पहले सबसे इंपॉर्टेंट 3 लिख लो, दक्कन, छोटा नागपुर, दंडकारण्य। ठीक है कि नहीं? तो लिखेगा। दूसरा है छोटा नागपुर प्लाटू। छोटा नागपुर का पठार झारखंड में है। छोटा नागपुर का पठार झारखंड में है, जिसको पाट क्षेत्र कहते हैं। जिसे पाट क्षेत्र कहते हैं। कौन सा क्षेत्र कहते हैं? पाट क्षेत्र। पाट अंचल के नाम से जानते हैं। जिसे पाट अंचल के नाम से जानते हैं। जिसे पाट अंचल के नाम से जानते हैं। जिसे पाट अंचल के नाम से जानते हैं। ठीक है? जिसे पाट अंचल के नाम से जानते हैं। दूसरा, यह क्षेत्र खनिज के लिए प्रसिद्ध है, विशेषकर कोयला, यूरेनियम, अबरख। यह क्षेत्र खनिज के लिए प्रसिद्ध है, विशेषकर
विशेषकर कोयला, यूरेनियम, अबरख। ठीक है, कोयला, यूरेनियम, अबरख याद रखिएगा। एवं इस क्षेत्र में ग्रेनाइट और निस चट्टान भी पाया जाता है, लिखेंगे। और इस क्षेत्र में ग्रेनाइट और निस चट्टान की प्रधानता है। ग्रेनाइट और निस चट्टान की प्रधानता है। ग्रेनाइट और निस चट्टान की प्रधानता है। निस चट्टान की प्रधानता है। ठीक है, इसके बाद आ जाइए दंडकारण्य। ये क्षेत्र बहुत इंपॉर्टेंट है। दंडकारण्य का क्षेत्र छत्तीसगढ़ उड़ीसा में, लेकिन मूलतः छत्तीसगढ़। दंडकारण्य का क्षेत्र कहाँ? मूलतः छत्तीसगढ़, लेकिन छत्तीसगढ़ और उड़ीसा की प्रधानता। नक्सल प्रभावित है। नक्सल प्रभावित है। नक्सल प्रभावित है। आप लोग बच्चे हैं तो जानना चाहिए कि नक्सल क्या है, नक्सलवाद क्या है। नक्सलवाद क्या है बोलो? नहीं पता है। इतने बड़े हो गए पता नहीं। और कौन कौन से किसको किसको पता है? तुमको भी पता नहीं होगा, तुम भी इतना बड़ा हो गया गधे की तरह। स्थानीय लोग संगठित होकर जो अपराध करते हैं उसको नक्सली कहते हैं। सरकार के कुछ नीतियों के खिलाफ जो विरोध करते हैं उसको नक्सली कहते हैं। अच्छा, और बोलिए। अच्छा, संगठन, ऐसा संगठन जो संगठित होकर सरकार के नीतियों का विरोध करता है उसको नक्सली कहते हैं। पूरा अपना प्रतिभा का प्रदर्शन दे रहा है। ध्यान तो है शाम की पार्टी पर, तो कैसे होगा? विद्यार्थी कहीं पार्टी उर्टी करता है, इसका एकदम रूटीन फिक्स रहना चाहिए कि दोपहर में पढ़ना है, शाम में पढ़ना है, सुबह में पढ़ना है, तो शाम में पार्टी है, उस पर ज़्यादा ध्यान है। चलिए खैर, तो नक्सल क्या होता है? नक्सल होता है, नक्सलवादी एक विचारधारा है। और जो माओ चीन के माओ के सिद्धांत के आधार पर काम करता है, जो कहता है कि सत्ता बंदूक से निकलती है और बंदूक ही सारी समस्या का समाधान करता है। ठीक है कि नहीं? तो जो इस विचारधारा को फॉलो अप करता है, क्योंकि यह विचारधारा भारत में नक्सलवाड़ी गांव है पश्चिम बंगाल में, वहाँ से शुरू हुआ था। और उसको वहाँ से शुरू करने वाले थे कानू सन्याल। 1970 के दशक में इस विचारधारा ने धीरे धीरे युवाओं को प्रभावित किया। 1970 का दशक विक्षोभ का दशक कहा जाता है, कि जब बेरोजगारी बढ़ रही थी, गरीबी तो थी ही, ठीक है कि नहीं, और बेरोजगारी बढ़ रही थी, पिछड़ापन था। आज की तरह गांव देहात तक सड़क नहीं था। आज भी कई गांव में सड़क नहीं मिलेगा, ठीक है कि नहीं। अभी मांझी साहब जा रहे थे चुनाव प्रचार करने, तो कह रहे थे कि भाई मैं तो ऐसा मुख्यमंत्री था जो आप लोग के लिए बहुत किया। तो कहा कि कह लो सड़क तक नहीं छे, तो कह लो की, ठीक है कि नहीं। कब कि नौकरी देना तो सबको कहिएगा कि नौकरी नहीं दे सकते हैं। तो सार्वजनिक काम तो यही कीजिएगा ना। एक गवर्नेंस, बेटर गवर्नेंस, सामान्य काम क्या करता है? माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की मैं प्रशंसा क्यों करता हूँ कि उन्होंने सड़क बनवाया, उन्होंने बिजली की व्यवस्था की, ठीक है कि नहीं। आज हमारे कुछ राजनीतिक दल कहते हैं हम 200 यूनिट फ्री बिजली देंगे। अरे बर्बाद कर दोगे व्यवस्था को। जो बिजली के कितना, हम लोग कोई सरप्लस स्टेट नहीं है, कितना मुश्किल से तो व्यवस्था बना है कि आज बिजली आपको प्रोवाइड हो रही है। नहीं तो यहाँ बिजली कभी आती थी, यहाँ बिजली कभी आती थी, झलक दिखलाती थी और चली जाती थी।
आज कम से कम बिजली कभी कभी जाती है। गांव में भी आज 14-15 घंटे 16 घंटे बिजली मिलते हैं, 24 घंटे। अरे बात, स्वास्थ्य की सुविधाएं बढ़ी है। पहले स्वास्थ्य लोग ऐसे ही मर जाते थे, आज कम से कम हॉस्पिटल में या बहुत सारी ऐसी संस्था, बहुत सारी योजनाएं चल रही है। सबसे बड़ी बात है वही कंससनेस, जितनी जागरूकता जो रखेगा वो उस योजनाओं का उतना लाभ ले पाएगा। ठीक है कि नहीं। स्कूल में परिमाणात्मक विस्तार, ठीक है, गुणात्मक विस्तार नहीं है लेकिन परिमाणात्मक विस्तार है, और जो बेसिक नीड्स है स्कूल के बच्चों को मिल रहा है। तो ये सब जो आपका है, ये खेती के क्षेत्र का विस्तार। कोई भी ऐसा इंडस्ट्री, कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जहाँ विगत 10-15 सालों में बदलाव नहीं देखे गए। मूल बिंदु पे आ जाइए। मुख्यमंत्री जी की, ठीक है, तो आदमी का जैसे जैसे उम्र बढ़ता है ऊर्जा कम होती जाती है, ये सब तो अलग है, लेकिन अभी भी जो दृष्टिकोण है वह दृष्टिकोण बिहार के विकास के लिए बहुत ही सकारात्मक है। मूल बिंदु पे आ जाइए। मूल बिंदु यह है कि जो मैंने अभी आपको बताया कि दंडकारण्य, ये जो दंडकारण्य प्लाटू है, वो दंडकारण्य प्लाटू कहाँ है? तो छत्तीसगढ़ में है। वो कहाँ है? तो छत्तीसगढ़ में है। तो लिख लेंगे, वो लिख लिए, वो सब लिख लिए है ना। और नक्सलवाद से प्रभावित है, सो लिख लिए ना। कॉपी के ऊपर में लिख दीजिएगा, नक्सलवाद बंगाल के नक्सलवाड़ी गांव से निकला। नक्सलवाद बंगाल के नक्सलवादी गांव से निकला। जिसके प्रणेता कानू सन्याल थे, जिसके प्रणेता कानू सन्याल थे, कानू सन्याल थे। कानू सन्याल थे, कानू सन्याल थे। ठीक है। और बता ही दिए कि सत्ता बंदूक की नली से निकलती है। ठीक है, इसलिए बंदूक का सहारा लो, सत्ता प्राप्त करो और सारी समस्या का समाधान हो जाएगी। ठीक है, मूल बिंदु पे आ जाइए। ऐसा नहीं होता है। हाँ, विकास का सबसे सही रास्ता मध्यम मार्ग ही होता है। अफ्रीका को देखिए, 54 देश है। अब वहाँ बहुत सारे संगठन, वही बंदूक क्या स्थिति है अफ्रीका की देख लीजिए कि रिसोर्सेज रहते हुए भी उसको आज भी अंध महाद्वीप कहते हैं, अंधकारमय महाद्वीप, डार्क कॉन्टिनेंट के नाम से जाना जाता है। ठीक है कि नहीं। और हम लोग के यहाँ ठीक है, कुछ विकास काफ़ी अच्छी है, कुछ विकास हो रही है, लेकिन विकास दिखाई दे रहा है। सड़क पे जाइएगा तब एक लेन सड़क नहीं मिलेगा, 4 लेन तो कम से कम मिल ही जाता है आपको। 4 लेन तो आप देखते होंगे अड़ोस पड़ोस में। अब कहिए कि सर दिल्ली मोड़ाई तक हम कहियो गेबे नहीं केना हो तो देखबे के ना, तब तो वास्तव में नहीं देखेंगे, लेकिन दिखाई देता है। 4 लेन 6 लेन एक्सप्रेस वे। मैं तो देश के कई हिस्सों में जाता हूँ और कई हिस्सों में जाकर निष्कर्ष निकालता हूँ कि हमारा बिहार का गांव ज़्यादा डेवलप है, क्योंकि बिहार के गांव में आपको सड़क पहुँची हुई है। कुछ 5-10% एरिया को छोड़ दो कतिपय कारणों से, कई जगह तो सड़क इसलिए भी नहीं पहुँच पाती है कि गाँव वाला भी नहीं चाहता है, क्योंकि सड़क ऊंचा होगा तो उसका मकान नीचा हो जाएगा, तो इसीलिए भी जो है सो सड़क बनाने ही नहीं देता है। तो कई जगह ये ऐसी भी स्थिति पाई जाती है कि सेल्फ इंटरेस्ट से प्रभावित होकर वह ऐसा न करने के लिए संबंधित एजेंसी को बाध्य कर देते हैं। खैर, मूल में आ जाइए। मूल यह है कि हम लोग दंडकारण्य क्षेत्र में थे और उसे वहीं से नक्सलवाद के विषय में आपने जाना और समझा। फिर आता है ये सब तीनों पार्ट, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट्स आपका समाप्त हो गया है। अब तो तेलंगाना पठा रहे, तेलंगाना ये लिख के क्या करोगे? ये तो ऐसे ही समझते हो। ठीक है, लिखना का क्या है? बुंदेलखंड मध्य प्रदेश, बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश, मालवा मध्य प्रदेश, मतलब जिसमें थोड़ा सा डिसिमिलर है वही नहीं याद करोगे। हम कहेंगे मेघालय का पठार कहाँ है? मेघालय। ये लिखने का क्या औचित्य? हाँ, समझ रहनी चाहिए कि यहाँ तक पठार का विस्तार है, बस। तो अब चौथा लिख लो, एक ए लिख लो, कार्बी एंगलोंग का पठार, पूर्वी क्षेत्र में
पूर्वी क्षेत्र में कार्बी एंगलोंग का पठार, कार्बी एंगलोंग का पठार, कार्बी एंगलोंग का पठार एनसीईआरटी ने दिया भी है। कार्बी एंगलोंग का पठार, ठीक है, टिक लगा दीजिए। कार्बी एंगलोंग का पठार, मेघालय, मेघालय ऑब्लिक आसाम, आसाम, आसाम लिखे ना, आसाम और मेघालय, आसाम मेघालय लिख लो पहले, आसाम मेघालय लिख लो। आसाम मेघालय का मतलब हुआ जैसे छत्तीसगढ़ उड़ीसा, तो छत्तीसगढ़ उड़ीसा था ना दंडकारण्य में, तो मतलब हुआ कि मुख्यतः, तो वहां लिख लो आसाम मेघालय। चलो ठीक है, ओके। तो कार्बी एंगलोंग कभी भी नहीं भूलना, क्योंकि कार्बी एंगलोंग एनसीईआरटी में बहुत अच्छे से वर्णित किया हुआ है। और याद है क्या कि मेघालय में इसी क्षेत्र में 3 पहाड़ी है, एक है बोलो गारो, खासी, जंतिया। गारो, खासी, जंतिया कुछ भी रहेगा ना, भाषा, वो भाषा भी है, जनजाति भी है और पहाड़ी भी है। तो गारो, खासी, जंतिया कुछ भी रहेगा, आंख बंद करके मेघालय पर टिक लगा दीजिएगा। ये नहीं कि पूछ दिया गारो, खासी, जंतिया कहाँ पाई जाती है, जा सर तो पहाड़ी बताए थे, ये तो जनजाति पूछ दिया है, ये जरूर बगल में कहीं होगा। गारो, खासी कुछ भी रहेगा, कहाँ रहेगा, मेघालय। तो लिख देंगे, वहाँ लिख देंगे पूर्वी भाग में, उत्तर पूर्वी भाग में, उत्तर पूर्वी भाग में, उत्तर पूर्वी पठार में, उत्तर पूर्वी पठार में, मेघालय में, मेघालय में गारो, खासी, जंतिया, गारो, खासी, जंतिया, गारो, खासी, जंतिया की पहाड़ी, की पहाड़ी उल्लेखनीय है, जहां से कोयला, चूना पत्थर, कोयला, चूना पत्थर, यूरेनियम, 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 लोहा इत्यादि की प्रमुखता है, इत्यादि की प्रमुखता है। लोहा, कोयला, यूरेनियम, ठीक है। और ये मेघालय का पठार, मानसून 2 प्रकार के होते हैं, आज भी पेपर में पढ़े होंगे कि मानसून सामान्य से अधिक होगा। तो सामान्य यदि तो 110 mm से अधिक होने की संभावना इस बार है, तो अच्छी स्थिति है। अब विषय ये तो अभी IMD ने कहा है, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने कहा है, वो आज की तिथि में कहा है, अप्रैल की तिथि में कहा है, मई में कहेगा कि अल नीनो की संभावना प्रभावित हो रही है। अब ऐसा लगता है, ऐसा प्रतीत होता है कि जल कम होने की संभावना। लीजिए नया एक ठो रिपोर्ट आ जाएगा, अभी तक के अनुसार उसने जो आकलन किया है वो उसकी जानकारी आपको दिया। और सबसे मानसून के 2 प्रकार हैं, एक दक्षिण पश्चिम, दूसरा उत्तर पूर्वी। दक्षिण पश्चिम मानसून इसी मेघालय के क्षेत्र में गारो, खासी, जंतिया में जो कीपनुमा आकृति बनती है, तो वहाँ क्या होती है, अधिकतम वर्षा होती है। और इसी क्षेत्र में चेरापूंजी है और सोहरा है, मासिन राम है, ठीक है, सोहरा जिसको कहते हैं। और यहाँ की जो चट्टानें होती है, नग्न चट्टानें होती है। क्यों नग्न होती है, क्योंकि पानी इतना ज़्यादा पड़ता है कि अति अपर्दित, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा इरोजन हो जाती है। तो जब ही इरोजन हो जाएगी, दिन भर पानी पड़ेगा, तो यहाँ का मिट्टी क्या हो जाएगा, ऊपर की परत क्या हो जाएगी, लेटराइट टाइप का हो जाएगा सब, ठीक है कि नहीं। दिन भर पानी पड़ेगा, 6 महीना तक या सालों भर पानी पड़ता रहेगा। विशेषकर मानसून 9 महीने का रहता है, मानसून का जो पीरियड रहता है वो तो 3 ही महीना का रहता है, लेकिन चेरापूंजी में वर्षा हमेशा होती ही रहती है। तो ऐसी स्थिति में स्वाभाविक है कि वहाँ की जो चट्टान होगी वो नग्न होगी, अति अपर्दित भूमि होगी,
तो ये सब एक बेसिक चीज़ें हैं जिसकी जानकारी रहनी चाहिए। आगे लिख देंगे, क्या लिखे हैं उसमें। हाँ, इस क्षेत्र में गारो खासी जंतिया के क्षेत्र में, गारो खासी जंतिया के क्षेत्र में, गारो खासी जंतिया के क्षेत्र में कीपनुमा आकृति बनने के कारण, कीपनुमा आकृति बनने के कारण, कीपनुमा आकृति बनने के कारण, कीपनुमा आकृति बनने के कारण दक्षिण पश्चिम मानसून के प्रभाव में, दक्षिण पश्चिम मानसून के प्रभाव में, मुख्य मानसून यही है, ध्यान रखिएगा, अंडरलाइन कीजिए, दक्षिण पश्चिम मानसून के प्रभाव में, दक्षिण पश्चिम मानसून के प्रभाव में, दक्षिण पश्चिम मानसून के प्रभाव में सबसे अधिक वर्षा विश्व का ही सबसे अधिक वर्षा मासिन राम सोहरा में होती है, मासिन राम सोहरा में होती है। मासिन राम सोहरा में होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इसका लिख दीजिएगा, मालवा का पठार मध्य प्रदेश, मालवा का पठार मध्य प्रदेश, मालवा का पठार मध्य प्रदेश, मालवा का पठार मध्य प्रदेश एवं बुंदेलखंड और बघेलखंड का पठार क्रमशः, बुंदेलखंड और बघेलखंड का पठार क्रमशः मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश, क्रमशः मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में है। बस इससे ज़्यादा इस पार्ट्स में अब देखने का कोई औचित्य नहीं है कि तेलंगाना का पठार तेलंगाना में है, ठीक है कि नहीं। हाँ, मालवा का पठार काली मिट्टी के लिए जाना जाता है, वो तो ऐसे भी आगे भी काली मिट्टी पढ़िएगा ही। अभी मैंने आपको चर्चा में कर ही दिया है, ला ही दिया है कि मालवा के पलाटू में कौन सी तरह की मिट्टी पाई जाती है, काली मिट्टी को रेगूर सॉइल भी कहते हैं, काली मिट्टी को रेगूर सॉइल भी कहते हैं और इसको कपासीय मिट्टी भी कहते हैं। इसे किस तरह की मिट्टी कहते हैं, इसे कपासीय मिट्टी भी कहते हैं। तो नोट में लिख दो, नोट में 2-3 बातें लिख दो। मालवा के पठार में, नहीं ऐसे लिख दो नोट में, मालवा के पठार में काली मिट्टी पाई जाती है, काली मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, काली मिट्टी पाई जाती है जिसे रेगूर भी कहते हैं, जिसे रेगूर सॉइल भी कहते हैं, जिसे रेगूर सॉइल भी कहते हैं, जिसे रेगूर सॉइल भी कहते हैं। कौन सी सॉइल, रेगूर सॉइल भी कहते हैं। दूसरा पॉइंट नंबर 2, मारवाड़ का पठार, मारवाड़ का पठार राजस्थान में है, राजस्थान में है, जो बरखान से प्रभावित है। बरखान समझते हो,
हाँ, बालू का जो टीला होता है उसको क्या कहते हैं? बरखान। तो जो बरखान से प्रभावित है, बालू के टिब्बा से प्रभावित है, बालू के टिब्बा से प्रभावित है, इस क्षेत्र में स्लेट, नाइस, संगमरमर, इस क्षेत्र में, किस क्षेत्र में? मारवाड़ के क्षेत्र में स्लेट, नाइस और संगमरमर और संगमरमर और संगमरमर पाया जाता है। नाइस, स्लेट, संगमरमर पाया जाता है। ठीक है, टिक लगाइए, याद रहना चाहिए। ठीक है, नोट, बनास चंबल की एकमात्र सहायक नदी है। बनास, बनास चंबल की एकमात्र सहायक नदी है। चंबल की एकमात्र सहायक नदी है। एकमात्र सहायक नदी है जो अरावली से निकलती है, जो अरावली से निकलती है। जो अरावली से निकलती है। ठीक है, बस। और ये सब क्षेत्र ऐसा क्षेत्र है चंबल का, मालवा में, कि कई जगह आपको खड्ड और महाखड्ड मिलेंगे। ठीक है कि नहीं? जैसे गॉर्ज, तो गॉर्ज की घाटी पर्वतीय क्षेत्र में मिलेगी, लेकिन खड्ड और महाखड्ड, बीहर जिसको रिवाइन कहते हैं, जहाँ मिट्टी का अधिक अपरदन भी हो जाती है। तो आप लोग फिल्म देखे होंगे शोले, और हो सांबा, वो जो चिल्लाता है और नीचे में सब खो में डाकू सब है, वही क्या है? वही खड्ड महाखड्ड है, बीहर उसी को कहते हैं हम लोग। तो ये इस क्षेत्र में आपको अधिक दिखाई देती है। ठीक है कि नहीं? तो ध्यान रखिएगा, भौगोलिक आकृति को भी कभी कभी नज़र रखिए कि कौन से क्षेत्र में क्या पाई जाती है, किस तरह की भौगोलिक आकृति देखी जाती है। तो अभी मैंने कहा कि जैसे भी आकार की घाटी, जैसे गार्ज, ठीक है कि नहीं, ये सब पाई जाएगी पर्वतीय क्षेत्र में। जैसे बरखान, बरखान, टौर, आपका टिब्बा, रेतीला टिब्बा, और ये सब टाइप की भौगोलिक आकृति कहाँ पाई जाएगी? ये सब टाइप की भौगोलिक आकृति पाई जाएगी जो पठारी क्षेत्र है। और पठार का कौन सा क्षेत्र? पठार का क्षेत्र है, खुश हो, बहुत बड़ा आदमी। पठार का कौन सा क्षेत्र? पठार का क्षेत्र है आपका मारवाड़ का पठार। मारवाड़ का पठार कहाँ? राजस्थान में। मारवाड़ क्षेत्र, मारवाड़ी, ये जितना मारवाड़ी हैं यहाँ, वो सब उसी क्षेत्र से आए हैं। बड़ा व्यवसायिक बुद्धि वाला होता है। जैसे बिहारी सब क्या है? बिहारी सब भावुक होता है। ठीक है कि नहीं? और भावुक के साथ साथ गैर व्यवसायिक होता है। पॉलिटिकल जानबूझ करके पॉलिटिकल थेथोलॉजी करता है। अरे जो मूल चीज़ है, जिसमें अन्य राज्य को बहुत ज़्यादा मतलब नहीं होता है कि कौन आ रहा है, कौन आ रहा है। अरे इस बार तो मारो फल्ला को दे देवे हो। ठीक है कि नहीं? हमारे जो व्यवसाय को वृद्धि करेगा, हम उसको वोट दे देगा, बात खत्म है। एकदम उसका स्टेबल रहता है दृष्टिकोण। लेकिन बिहार में क्या है कि आइयो एक बार एकरो आजमाइश करिए लीजिए, करूँ नहीं। और उसके कारण है घोषणा पत्र में एक सरकार बनेगी पहले, तब न। सरकार तो बनेगी किसकी? एक कॉमन आप गठबंधन चलाते, एक कॉमन घोषणा पत्र तक नहीं है साहब। ठीक है कि नहीं? गठबंधन चल रहा है। ये सब तो एकदम बेसिक चीज़ें थी कि एक कॉमन घोषणा पत्र रहता सब चीज़ का, कि हम किसानों के लिए क्या कर रहे हैं, हम मध्यम वर्ग के लिए क्या कर रहे हैं, हम युवाओं के लिए क्या करना चाह रहे हैं, हम महिलाओं के लिए क्या करना चाह रहे हैं, हम श्रमिकों के लिए क्या करना चाह रहे हैं, हम पिछड़े राज्यों के लिए क्या करना चाह रहे हैं। ठीक है, ऐसे भी उस घोषणा पत्र का कोई लीगल कमिटमेंट नहीं होता है, लेकिन फिर भी एक मोरल कमिटमेंट तो है ही कि जब आप अगली बार हमारे बीच आएंगे तो मैं तो पूछूंगा कि आपने इतने वादे किए थे, उस वादे का क्या प्रभाव पड़ा। मूल बिंदु पे आ जाइए, फिलहाल आगे लिखिए। ठीक है, कहाँ थे हम लोग जी?
वहीं रख दो। चलो 1 मिनट देखो इसको, खत्म तो हो गया ये पाठ। अब आइए पर्वत पहाड़। अब 1 मिनट देख लो इसको, फिर घर पे मौका मिलेगा नहीं मिलेगा। आप लोग का तो इतना व्यस्त है कि कितना व्यस्तता के बीच तो 3 दिन के बाद ही आई है आज। मामूली बात है यहाँ तक पहुँच जाना। चलिए देखे देखे थोड़ा सा। गिरजा बाबू आ जाते हैं, कम बड़ी बात है बहुत। अभिषेक बाबू आ जाते हैं, बहुत बड़ी बात है। हर चीज का जवाब नहीं दिया जाता है बच्चा। मुस्कुरा दो। महिला से देख सीखते हो, महिला को यदि मुस्कुराओगे तो ठहाका लगाएगी। महिला हर चीज डबल करके देती है। एक जगह किसी कवि सम्मेलन में कवि ने कहा कि महिला सब कुछ डबल करके देती है, यदि तुम उसके सामने मुस्कुराओगे तो ठहाका लगा के देगी। यदि तुम मकान बना के दोगे, सुनो ना डायलॉग अभी खत्म नहीं हुआ है, यदि तुम मकान बना के दोगे तो घर बना के देगी। और यदि तुम अन्न ला के दोगे, यदि तुम अन्न ला के दोगी तो खाना बना के देगी। और यदि तुम थोड़ी सी तकलीफ दोगे उसे, ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं है, तो तुम्हारा जीना जो है सुखमय बना देगी। आशा है समझ गए होगे। अब ताली बजाने की जरूरत है। चलो तुम्ही लोग के लिए कहे हैं, कितनी अच्छी बातें कहे हैं। आगे बढ़े, बढ़े ना, खड़ा हो तुम। तुम्ही ने कहा है यस सर, खड़े हो। दंडकारण्य का पठार जो है वो कहाँ है? ये तो बहुत आसान था। और उस समय से वही कह रहे हैं उसको याद करो, इसको याद करो। कार्बी एंगलोंग का पठार भारत के किस क्षेत्र में है? दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम क्षेत्र। तब कंसेप्ट क्लियर है इसका। ये तो नहीं भी पढ़ेगा तो भी ऐसा ही जवाब देगा। फिर पढ़कर क्या फायदा है यार? पढ़कर कोई फायदा है? कितना बढ़िया पढ़े और जवाब दिए उल्टा। चलो अजीत, तुम भी कहे हो यस सर, हो गया। बताओ कि प्रायद्वीपीय पठार की जो विस्तार है वो कहाँ कहाँ पे? हाँ। मारवाड़, ठीक है, वेरी गुड, ठीक है। हाँ हाँ, यही ध्यान था। ध्यान कहाँ था? जो कि वो दंडकारण्य 10 बार बोले होंगे। कितनी बार पढ़ रहा है ज्योग्राफी? दूसरी बार। तब ये हाल है, तब भी यही हाल है। और कौन सा 2 ऐसा क्षेत्र है जहां खनिज की प्राप्ति समान है? ए दंडकारण्य मालवा, 2 छोटा नागपुर मेघालय,
3 बुंदेलखंड बघेलखंड, 4 मालवा का पठार, छोटा नागपुर का पठार। हाँ देखते हो, यही पढ़ा है। अभी बताए थे ना कि छोटा नागपुर के पठार में कोयला, लोहा, यूरेनियम मिलता है। अब मेघालय के पठार में भी कोयला, लोहा, यूरेनियम, चूना पत्थर मिलता है। वही ना क्वेश्चन था कि कौन से 2 पठार में खनिज संसाधन की समान स्वरूप की उपलब्धता है। ई कौन देगा? ई ध्यान तो है तीसरे जगह पे, पढ़ाई पे ध्यान रहेगा, रोज पढ़िएगा तब ना दिमाग तेज होगा। बैठिए, चलिए ठीक है। और 2 लड़की इधर से पूछ लेते हैं। कौन बताओगी? इधर से अपने मन से कहो, खड़ा हाथ खड़ा कर लो अपने मन से। मैं खुशी से पागल हो जाऊंगा यदि अपने मन से कह दिए तो। अंत में तो हम पूछेंगे ही, तुमसे नहीं पूछेंगे, तुमसे पूछ के हम अपना मूड खराब नहीं करना चाहेंगे। नहीं तो इसी भावना कुमारी की तरह कुछ बोल देगी। अच्छा उठो जी, तुम ही से पूछ ले, तुमको शौक है तो पूछने का। उठो, खड़ा हो, खड़ा हो। कार्बी एंगलोंग का पठार कहाँ है? आसाम। इसके सम्मान में ताली बजाओ जी। वाह, इसको तो भभूत भूत मिल गया है। दूसरा, कौन सा ऐसा पठारी क्षेत्र है जहां काली मिट्टी की प्रधानता है? मालवा। फिर 7 ताली बजाओ। वेरी गुड, बैठ जाओ, खुश हो गया मन आज। तुम बताओगी बच्ची? खड़ी हो। अपने मन से बोलोगे कि मेरे मन से बोलोगे? जी हम पूछे। अच्छा ठीक है, सबसे पहला तो यही बताओ कि छोटा नागपुर के पठार की विशेषताएं क्या है? बताए है ना छोटा नागपुर का पठार। पहले तो बताना चाहिए कहाँ है, किस युग का है, क्या क्या कौन से खनिज पाए जाते हैं, सब लिखा हुआ है उसमें। अच्छा, क्रिस्टेशियस का है। अच्छा, और हाँ हाँ, और गुस्सा आ रहा है हम पर, आ रहा होगा कि सर उससे इतना हल्का पूछे, हमसे इतना भारी भारी पूछे हैं। अरे भारी क्या, छोटा नागपुर का पठार तो और आसान था कि इस पठार को पाट अंचल कहते हैं। पाट क्षेत्र, हाँ ठीक है चलेगा, पाट क्षेत्र कहते हैं। एक दूसरा और बोलो। बचपन से पढ़ी होगी छोटा नागपुर का क्षेत्र कि भारत का रूढ़ क्षेत्र है। ये शब्द तो बचपन से पढ़ रहे हैं कि भारत का रूढ़ मतलब खनिज प्रधान क्षेत्र है। और तीसरा, बैठो पढ़िए भाई, थोड़ा सा पढ़ के आया कीजिए, ठीक है? या क्लास में भी इतना समय दिए पढ़िए। चलिए, कहाँ थे हम लोग? हम लोग थे चंबल उमल हो गया। हाँ चलिए, अब लिखिए। प्रायद्वीपीय पठार के तहत, सर आप जब पूछते हैं ना सर तो सब निकल जाता है दिमाग से। भावना जी यही कहिएगा आप, तो क्या कहोगी तुम? पढ़ने की जरूरत है। कहता है नहीं सर पढ़ने की जरूरत है। अपने कह रहा है पढ़ने की जरूरत है, तो कौन पढ़ेगा? हम। लिखेंगे प्रायद्वीपीय पठार के तहत निम्नलिखित पर्वत और पहाड़ी है, जैसे सबसे पहले लिखो प्रायद्वीपीय पठार के तहत, दूसरे पन्ना में लिखिए ना, प्रायद्वीपीय पठार के तहत निम्नलिखित पर्वत और पहाड़ी है, जैसे अरावली पर्वत, अरावली पर्वत यह भारत का सबसे पुराना, सबसे प्राचीन पर्वत है। यह भारत का सबसे प्राचीन पर्वत है और बलित या मोरदार पर्वत के उदाहरण है। बलित या मोरदार पर्वत के उदाहरण है। उदाहरण थे, रुको,
बलित और मोरदार पर्वत के उदाहरण थे, लेकिन अब बलित या मोरदार पर्वत के उदाहरण थे, लेकिन अब, समझ रहे हो ना, लेकिन अब चूंकि अपर्दन हो गया उसमें, तो अपर्दन के द्वारा अब हो गया अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण, तो लिखेंगे लेकिन अब अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। ठीक है, जैसे मैं तुमको यह बताऊं, कहाँ गया जी, जैसे मैं तुम्हें यह बताऊं कि पहले ये था कौन, अवशिष्ट अरावली, अब हो गया माने अपर्दित हो गया। यदि इसको ऐसे देखो एक सिंगल फेज में, तो पहले ऐसे था, अब कैसा हो गया, अपर्दित हो गया। कैसा हो गया, कहा जाता है कि 100 करोड़ वर्ष पहले ऐसा था, और 100 करोड़ के बाद, तो इसीलिए कहते हैं कि पहले बलित और मोरदार था, अब क्या हो गया। तो जैसा परीक्षा में प्रश्न आएगा उस मुताबिक इसको हम दोनों बात स्पष्ट कर दिए हैं। नहीं, दोनों स्पष्ट हो गया कि पहले था, कैसा था, अब कैसा है। तो जब वर्तमान में पूछे तो अवशिष्ट, अतीत में पूछे तो बता ही दिए। हालांकि वर्तमान ही पूछता है। और दूसरा, इसकी सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर। ठीक है, और कहाँ है गुरु शिखर, राजस्थान के माउंट आबू में। ठीक है कि नहीं, तो लिख देंगे इसकी सबसे ऊंची चोटी, इसकी सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर 1722 मीटर। क्या, कौन है, क्या बात, देख लिए क्लास, देख लो, इधर देख लो, उधर देख लो, देखो ना, हमको देख लेना। ठीक है, देख लो एक बार, देख, ऐसे नहीं होगा तो क्या देखोगे, तो देखे सबको पहले देख लोगे तब ना। अच्छा, क्लासरूम तो देख लिए, क्लासरूम पंखा उंखा लगा हुआ है, नहीं दिक्कत है, एसी लगा देंगे, तुम आओगे तो एसी लगा देंगे, आओ, चलो ठीक है। इसका सम्मान में ताली बजा दीजिए आप लोग। क्लासरूम देखने आया ना, तो सम्मान में ताली बजना चाहिए। चलिए, मैंने ये नहीं कि सर एक दिन क्लास बैठ के देखना चाहते हैं सर। ठीक है, तो क्लासरूम कैसा है आजकल का विद्यार्थी का देखो, पलंग उलंग लगता तो तुरंत नीचे जाता, कहता सर फॉर्म दीजिए सर। पलंग नहीं लगा हुआ है तब विचार करेगा, कुर्सी लगा हुआ है इसलिए कहे पहले इधर देख लो, उधर देख लो, इसको देखेगा राजा खानदान का है, महाराजा की तरह लगता है, तब ना। तुम क्या महाराजा, तुम तो उसका लगता है वो अर्दली, धुआं उड़ा हुआ है इसका। कविता लिखने में जो दर्दनाक कविता लिखता है, एक दिन जो हमको कविता भेजा, तो अच्छा हुआ कि हम हंसते हुए माहौल में थे, नहीं तो रात भर हम रोते ही रहते। लिखा कि आज मैं बहुत रोया, आज मैं बहुत रोया, फिर लिखता है आज मैं बहुत रोया, अम्मा यार हमको रुलाओगे क्या। चलिए ठीक है। हम लोग थे गुरु शिखर में। हम लोग कहाँ थे, 1722 मीटर, माउंट आबू, राजस्थान। ठीक है, लिख दिए। अब माउंट आबू ये कहाँ है, माउंट आबू में। कहीं पढ़ाए चाहे नहीं पढ़ाए कभी समय, एसएससी में जरूर पढ़ाते हैं। माउंट आबू में है। अब माउंट आबू में दो चीज़ जरूर लिखाते हैं जो पूछता है, एक है वेरी गुड दिलवारा का जैन मंदिर, और दूसरा नक्की झील, दूसरा नक्की झील। तो लिख देंगे माउंट आबू में
उसको उसको उसमें रख लेना, क्या कहते हैं, हाँ बॉक्स में, क्योंकि हिस्ट्री का फैक्ट है वो। माउंट आबू में बीमल के द्वारा, बीमल चालुक्य मंत्री था, बीमल के द्वारा दिलवारा का जैन मंदिर बनाया गया सफेद संगमरमर का। दिलवारा का जैन मंदिर सफेद संगमरमर का बनाया गया, सफेद संगमरमर का बनाया गया। क्वेश्चन बनाते होगे तो आमना सामना होता होगा, क्या अभिषेक हुआ है आमना सामना इससे? अभी तक नहीं, गुरु शिखर से आमना सामना नहीं हुआ है, दिलवारा जैन मंदिर से आमना सामना भी नहीं हुआ। अच्छा, हो जाएगा। और सुन लो, बीमल ये भी याद रखना, बीमल को अंडरलाइन कर लो। और कैसा है दिलवारा का जैन मंदिर? जैसा हनुमान मंदिर है, मनोकामना मंदिर, हनुमान मंदिर नहीं, मनोकामना मंदिर। राज गए हो कभी? और उसमें मनोकामना मंदिर देखे होगे, छोटा सा है, वैसा ही है पहाड़ पर, ठीक है कि नहीं? मैं जब देखा, और यहाँ तो बचपन से मैं देख रहा था, तो बस ये पहाड़, इसको काट करके पहाड़ पे लगा देता, और उस पर थोड़ा सा सुंदर नक्काशी है, थोड़ा सा परिष्कृत है, थोड़ा सा ऑर्नामेंटल है। हम लोग के यहाँ क्या है, सब कुछ रहते हुए भी क्या होता है, हम लोग बहुत ज़्यादा ऑर्नामेंटल पे ध्यान नहीं देते, ठीक है कि नहीं? है वैसे ही नक्काशी किया हुआ, वैसे ही सफेद संगमरमर की, उतनी ही छोटी है, ठीक है, लेकिन उसका नाम है राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। इसका कोई नाम नहीं है। इसको आपको भी बताते हैं, दरभंगा के रहने वाले को बताते हैं। मनोकामना मंदिर देखे हैं? पहले जा करके लोग उसमें अपना मनोकामना लिखते थे लड़के लोग लिखते थे कि मैट्रिक पास कर जाए, मैं जिसमें संदेह रहता था। लड़की लोग लिखती थी, हे भगवान इस बार मेरा शादी करा दे तो जैसा संदेह होगा, ठीक है कि नहीं, वैसा ही ना लिखिए मनोकामना। जैसे अब लड़का सब ऐसा, तो लोग थोड़ा बहुत पढ़ लिए, तब ऐसे सोचते होंगे कि अब हो जाएगा, अब मांग देते हैं आईएएस हो जाए कम से कम, तो जिसमें संदेह होगा। तो सर आप मांगे थे, हम भी मांगे थे, हमको संदेह था कि मैट्रिक में हम फेल कर जाएंगे, तो मांगे कि हे भगवान हमको मैट्रिक इस बार पास करा दीजिएगा 800 नंबर से। तो हम जो है सब, हाँ 800 नंबर, पहले 800 नंबर का होता था, 1000 का होता था पहले, तो 800 नंबर यदि आ जाए, मांगवे किए तो कम क्यों मांगते, ठीक है कि नहीं? 805 पे टॉप करता था, 800 मांगे थे, खल से मांग लिए थे कि टॉप। ऐसा भी था ना कि रूबी कुमारी बनना नहीं था, ठीक है कि नहीं? आजकल तो वो भी लफड़ा है, टॉप करने का इंटरव्यू होता है, वो सब बहुत लफड़ा है अब, तो खैर उस समय नहीं होता था। तो मांगे कि 800 नंबर आ जाएगा तो लड्डू चढ़ाएंगे 1.25 मन, तो 1.25 मन लड्डू चढ़ाएंगे। तो हुआ, मेरे भाई साहब जो नीचे बैठे ले गए, रिजल्ट आ गया, आया। पहले तो माउथ प्रचार होता था, रिजल्ट आ गया, मैट्रिक का रिजल्ट आ गया, तो गए मैट्रिक का रिजल्ट देखे। हमको इतना परीक्षा पास किए, किसी का रोल नंबर याद नहीं है, लेकिन मैट्रिक का रोल नंबर अभी भी याद है, 549। अब सुनो कि बहुत दर्दनाक कहानी है। जब गए रिजल्ट देखने हम और भाई साहब, तो भाई साहब नीचे से देखे, तृतीय श्रेणी नहीं है, तो उसके बाद फिर देखते हैं सेकेंड डिवीजन नहीं है, 10-12 था ही। तो कह चलो, लाल लायक पढ़ता तो है नहीं, काल भर दिन क्रिकेट खेलता, जो होता है अपना बड़ा भाई सब का काम, सब गरियाना शुरू कर दिया। हम कहे भाई साहब एक बार फर्स्ट डिवीजन में भी देखने में बुराई नहीं है, देखा जा सकता है। कहते ना लायक कहीं का, पढ़ता था नहीं, फर्स्ट डिवीजन में देखेंगे। उसी बीच वो डांट भी रहते, देखे कि 549 और एक ही बार में गला लगा लिए। वाह! अब सब सुनो, उसके बाद क्या हुआ सो सुनो। उसके बाद हम लोग 1:30-2 बज रहा था, उमा चौक सर्वोदय स्कूल था, उमा चौक के पास आए, कहें कि चलो तुमको आज सिनेमा दिखाते हैं। आज सिनेमा क्या लगा हुआ था, गजब। सिनेमा का नाम भी था गजब। तो दोनों भाई बैठ के सिनेमा देखे। मोबाइल था नहीं कि घर पे संवाद जाता, तब तक घर पे लगता है कि अंदेशा हो रहा था कि लगता है फेल कर गया, ठीक है कि नहीं, उदास था सब लोग। हम लोग 5 बजे अपना सिनेमा में देख करके जो है अकेले तुम गए, माता जी को प्रणाम किए। क्या हुआ, क्या हुआ, जो होना था हो गया, तो फेल कर गए जाके राकेश साइया मार सके, डायलॉग को लोग दे रहे थे, ठीक है कि नहीं।
और फर्स्ट डिवीजन जब आए तो माता जी खीर पूरी बनाई फिर रात में। ठीक है, बेटा जो नालायक बेटा जो पढ़ने वाला नहीं था वो पास। इसलिए कहते हैं कि पढ़ाई तो यदि करना चाहोगे तो तब देश की सर्वोच्च परीक्षा तक भी गए। ठीक है कि नहीं, यूपीएससी से बड़ी परीक्षा कोई नहीं होती है। इसलिए पढ़ने की इच्छा शक्ति आ जाएगी। उसके बाद हुआ ग्लानि हुआ मन में कि बिना पढ़े हुए, ठीक है, अरे पढ़ाई क्या, थोड़ा बहुत कम पढ़ते थे, पढ़ाई तो करते ही थे, खानदाने पढ़ाई वाला था, सब जगह तो किताब ही किताब था। हाँ, उस तरह से नहीं था कि 4 बजे उठ करके अली बेदे से कर रहे हैं। रिलैक्स होके पढ़ते थे। ठीक है कि नहीं। और उसके बाद सुनो क्या हुआ, नंबर जब आया, नंबर तो बाद में आता है ना, नंबर जब आया तो 756 नंबर आया। मामूली बात नहीं था, 756। फिर गए प्रसाद चढ़ाने के लिए, 1.25 किलो। हनुमान जी पूछे, कहा था 1.25, कहे थे 800। तो जितना चढ़ाए, जितना दिया, आप वादा पूरा नहीं किया, हम भी क्यों पूरा करेंगे। उसके बाद सुनो क्या हुआ, 1.25 किलो लेके आ रहे थे कि वो अपने गन को भेज दिए। चारों तरफ से उनका गन जो है, राज मैदान जहाँ भी यूनिवर्सिटी बन गया है, डिपार्टमेंट सब, वहाँ घेर लिया। पहले खाली था, घेर लिया, 50 ठो करीब घेर लिया, बस फटाक से दे दिए। घर आए तो सब भाई सब शंका करने लगा, अरे प्रसाद चढ़ाया नहीं होगा, जरूर सिनेमा देख लिया होगा, क्रिकेट टीम को दे दिया होगा। कितना भी कहे, लेकिन माँ तो माँ होती है, माँ को ही विश्वास होता है, ठीक है, बेटा में, कि नहीं ये कह रहा है तो जरूर चढ़ाया होगा। क्योंकि कुछ लाई नहीं, फॉसिल्स तक नहीं लाए ना, वो तो ले लिया ना। ठीक है कि नहीं, तो समझो इतनी दर्दनाक कहानी है। आगे लिखो। इसलिए पढ़ने से उस माँ को क्या पता कि पूरा शहर के बच्चा को यही बेटा हमको पढ़ाएगा, मेरा बेटा पढ़ाएगा। समझे? तो कैसे बात समझा, कमिटमेंट। धीरे धीरे अक्ल आया, उस समय अक्ल नहीं था, मैट्रिक तक में क्या अक्ल आएगा। धीरे धीरे फिर अक्ल आया, फिर अक्ल से फिर कमिटमेंट बढ़ा, जागरूकता आती गई। और जब सब कहा कि बैंक दे दो किरानी बन जाओ, तो बैंक दे दो किरानी बन जाओ, तो मैंने कहा कि अरे जब तैयारी ही करेंगे तो सबसे बड़ी परीक्षा की तैयारी क्यों नहीं करेंगे, ये छोटा मोटा क्या करेंगे। समझा? लेकिन हाँ, 2 साल आपको यह कभी नहीं समझा मैं कि सूरज कब डूबा और सूरज कब उगा, ये कमिटमेंट था। ठीक है, क्या मिला नहीं मिला, पढ़ना था तो पढ़ना था। इस किताब को कल तक समाप्त कर देना है, 2 बार पढ़ के तो समाप्त कर देना है। ये जब तक नहीं आएगी ना, अब आज भी तुम लोग को सब दिन कहते हैं कमिटमेंट जागरूकता, वो जब तक अपने स्तर से नहीं लाओगे ना, कोई कुछ नहीं कर सकता है। देखो डायलॉग था, खत्म हो गया, आगे बढ़ो। ठीक है, कहाँ थे हम लोग? आज से जाओगी तो क्या करोगी? सर पढ़ाई लिखाई छोड़ कर, नहीं पढ़ाई लिखाई नहीं, खाना पीना छोड़ करके पढ़ेंगे, नहीं खाना पीना खाती रहो। आगे लिखिए। अरावली लिख लिए? क्या लिखे अरावली में? गुरु शिखर, माउंट आबू राजस्थान, और एक नक्की झील लिख लेना। यहां से नक्की झील भी मिले, नक्की झील, नक्की झील मिला। नक्की झील मिला कहाँ से? तो पूछेगा नक्की झील कहाँ है, नक्की झील कहाँ है? माउंट आबू। फिर लिखो नोट, राजस्थान में अरावली को माउंट आबू, राजस्थान में अरावली को माउंट आबू, अरावली को माउंट आबू। दिल्ली में रायसीना हिल, दिल्ली में रायसीना की पहाड़ी, दिल्ली में रायसीना की पहाड़ी। और झीलों का शहर उदयपुर में, और झीलों का शहर उदयपुर में।
और झीलों का शहर उदयपुर में झीलों का शहर उदयपुर में किस पहाड़ी के नाम से जानते हैं? जरगा की पहाड़ी। वेरी गुड, जरगा की पहाड़ी लिख दे क्या? जरगा की पहाड़ी के नाम से जानते हैं। जरगा की पहाड़ी के नाम से जानते हैं। और ये भी पूछेगा कि झीलों का शहर कौन है? और झीलों का देश? झीलों का देश फिनलैंड। और झीलों का शहर? झीलों का शहर उदयपुर में कौन सी पहाड़ी के नाम से हम अरावली को जानते हैं? जरगा। और दिल्ली में रायसीना हिल्स। दिल्ली में और रायसीना हिल्स पे ही राष्ट्रपति भवन है। इसीलिए अरावली का विस्तार राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली तक है। और दिल्ली में इसे किस नाम से जानते हैं? दिल्ली में किस नाम से जानते हैं? उदयपुर में झगड़ा नहीं, जरगा। जरगा, ठीक है कि नहीं? इसमें झगड़ा कहाँ दिखाई दे रहा है तुम्हें? जरगा। और माउंट आबू कहाँ कहते हैं? राजस्थान में। माउंट आबू कहाँ कहते हैं? सबसे ऊंची चोटी, सबसे ऊंची चोटी। और इसी क्षेत्र में संगमरमर का सबसे प्रसिद्ध केंद्र है, और जिसके संगमरमर से ताजमहल बनाए थे। नाम है उस जगह का मकराना। नाम है तो नोट में लिख दो, मकराना। मकराना, राजस्थान। मकराना राजस्थान सफेद संगमरमर के लिए प्रसिद्ध है। इसी से ताजमहल बना था, यहीं के संगमरमर से ताजमहल बनाया गया था। मकराना, मकराना, मकराना। उजला सीमेंट के लिए गोटन और सफेद संगमरमर के लिए मकराना। उजला संगमरमर के लिए गोटन और सफेद संगमरमर के लिए मकराना, याद करके रखिएगा। गोटन आगे लिखेंगे भी, अभी छोड़ भी दीजिएगा तो काम चल जाएगा। चलिए, तो अरावली की पहाड़ी खत्म हुई ना। अरावली में आपके स्तर की परीक्षा में इससे कोई क्वेश्चन दाएं बाएं नहीं रहेगा। अब इसको टफ जितना बनाते, टफ कैसे बनाता है? सत्य पर विचार करें, असत्य पर विचार करें। एक सही है, एक दो सही है, दो तीन सही है। टफ जितना बना दे लेकिन तथ्य यही रहेगा। इसलिए इसको कंठाग्र कर लीजिए। कंठाग्र समझते हैं ना, कि बटन दाबे एक एक आंसर बाहर आ जाना चाहिए। ठीक है कि नहीं? चलिए दूसरा, विंध्याचल की पहाड़ी। विंध्याचल श्रेणी, विंध्याचल श्रेणी, विंध्याचल श्रेणी। अब विंध्याचल श्रेणी क्या है सो सुनिए। ये एक ऐसी श्रेणी है कि उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करती है। जैसे एक नदी है नर्मदा, वो भी दक्षिण भारत को उत्तर भारत से, उसी तरह से पर्वतों में, पहाड़ियों में कौन है? विंध्याचल। तो लिखेंगे विंध्याचल उत्तर भारत को, उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करती है, अलग करती है। यहां चूना, चूना पत्थर की प्रधानता है। चूना पत्थर की प्रधानता है। यहां चूना पत्थर की प्रधानता है। चलिए, विंध्य के पन्ना में, विंध्य श्रेणी के पन्ना हीरा के लिए जाना जाता है। विंध्य श्रेणी का पन्ना, विंध्य श्रेणी का पन्ना हीरन के लिए हीरा के लिए जाना जाता है। के लिए जाना जाता है, हीरे के लिए जाना जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। हीरा पन्ना, पन्ना हीरा, एक गाना भी है, पन्ना पन्ना हीरा हीरा, हीरा पन्ना। तो हीरा पन्ना, हीरा पन्ना कहाँ? विंध्य श्रेणी में।
कहाँ? ठीक है, तो भवन निर्माण की सामग्री के लिए निम्नलिखित में से कौन से पहाड़ी या श्रेणी को जाना जाता है? ए अरावली, दूसरा बिंद, तीसरा सतपुरा, ठीक है, चौथा सहाद्री। क्या मारिएगा? बिंद। क्यों मारिएगा? क्योंकि चूना पत्थर है। क्वेश्चन घूम गया, तथ्य तो यही है। अरे चूना पत्थर से ही ना हम भवन सीमेंट बनाएंगे, और सीमेंट से क्या बनाएंगे? चूना पत्थर से, सीमेंट से भवन बनाएंगे। तो ध्यान रखिए, हर बातें लिखाई नहीं जाती है, लेकिन उन बातों को समझा दी जाती है जिसको एडजस्ट करके रखो। आगे लिखिए, सतपुरा बिंद हो गया, अब लिखो सतपुरा। सतपुरा श्रेणी, सतपुरा की पहाड़ी ब्लॉक पहाड़ी है। देखिए, ब्लॉक पहाड़ी है, ब्लॉक पर्वत है, ब्लॉक पर्वत है, जिसकी सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ है। सतपुरा की सबसे ऊंची चोटी कौन है? धूपगढ़। धूपगढ़ चोटी सब याद रखिएगा, क्योंकि क्वेश्चन टफ करेगा तो 4 चोटी देगा, 4 श्रेणी देगा, और टिक लगाना होगा। तो याद रहेगा तब ना कि सतपुरा का धूपगढ़, अरावली का गुरु शिखर। समझ गए ना? आगे लिखिए, फिर लिखिए, अति महत्वपूर्ण है कि मध्य प्रदेश का पंचमढ़ी हिल स्टेशन, मध्य प्रदेश का पंचमढ़ी हिल स्टेशन, जिसे सतपुरा की रानी कहते हैं, जिसे सतपुरा की रानी कहते हैं, सतपुरा की रानी कहते हैं, वह महादेव क्षेत्र, महादेव रेंज में है। महादेव रेंज में, महादेव रेंज में है। जैसे सतपुरा रेंज है ना, उसी तरह से महादेव रेंज भी है, इसी से सटा हुआ। चलिए फिर लिखेंगे, सतपुरा 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 की अन्य श्रेणियों में मैकाले, सतपुरा के अन्य श्रेणियों में मैकाले, सतपुरा के अन्य श्रेणियों में मैकाले उल्लेखनीय है, जिसकी सबसे ऊंची चोटी मैकाले उल्लेखनीय है। उल्लेखनीय है, जिसकी सबसे ऊंची चोटी सबसे ऊंची चोटी अमरकंटक, अमरकंटक, जहां से 2 नदियां निकलती है, जहां से अमरकंटक है, जहां से 2 नदियां निकलती है। अंडरलाइन करिए। एक, उत्तर की दिशा में बहने वाली सोन, उत्तर की दिशा में बहने वाली सोन, उत्तर के दिशा में बहने वाली सोन, उत्तर की दिशा में बहने वाली सोन, और पश्चिम की दिशा में, और पश्चिम की दिशा में बहने वाली नर्मदा। पश्चिम मतलब अरब सागर में। पश्चिम की दिशा में, कहते ना कि अपना मैप देख लीजिए, तो पश्चिम किधर है? देख लीजिए, अरब सागर में। अरब सागर पश्चिम में है, तो उससे आपके पास क्लियर आइडिया रहेगा। उत्तर की दिशा में कौन नदी बहती है? सोन। अब पश्चिम की दिशा में, पश्चिम की दिशा में नर्मदा। चलिए नेक्स्ट। तो 3 श्रेणी मुख्य रूप से पढ़े, अरावली, विंध्याचल या बिंद, और सतपुरा। सतपुरा का छोटा सा है, उसी से संबंधित एक महादेव और दूसरा मैकाले। मैकाले की सबसे ऊंची चोटी अमरकंटक। अमरकंटक से निकलने वाली 2 प्रमुख नदी, आप क्वेश्चन बैंक बनाते होंगे, पूछा हुआ
तो जरूर पूछता होगा कि अमरकंटक से कौन सी नदी निकलती है। तो हम तो यहाँ तक बता दिए कि ये भी पूछ सकता है कि अमरकंटक से पश्चिम की ओर जाने वाली कौन सी नदी निकलती है। तो कोई तो आज ना, ठीक है, कल पूछेंगे उस समय गाँव गाँव करोगी, ठीक है कि नहीं। तो और उत्तर की दिशा में सोन, तो याद करके पहले तो नर्मदा सोन याद कर लो, उससे ज़्यादा तो पूछता नहीं है, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा बता दिया हूँ। समय बदल गया, 21वीं सदी का तीसरी दशक चल रहा है, हो सकता है उस ट्रेंड पे नहीं थोड़ा सा एडवांस कर दे, लेकिन पूछेगा वही, इसलिए थोड़ा सा उसको ध्यान करके रखिएगा तो अच्छा रहेगा। अब आ जाइए, दो सबसे इंपॉर्टेंट है, एक पश्चिमी घाट, दूसरा पूर्वी घाट। देखो ये एक ऐसा अध्याय की ज्योग्राफी तो है ही, ये मिसलेनियस है, इसको ऐसे भी जानना चाहिए, और ऐसे ही परीक्षा में एक आध दो क्वेश्चन पूछता ही है यहाँ से। अभी आपको जैसे माउंट आबू दिलवारा जैन मंदिर बता दिए, वो विपदा है, वो क्या है, विपदा है। आपको मकराना बता दिए जिससे ताजमहल बना, वो क्या है, विपदा है, मिसलेनियस है, ज्योग्राफी तो नहीं है, मिसलेनियस है। लेकिन परिचर्चा चल गई उसी रेंज में है, तो हमने बहुत सारी जैसे रायसीना पहाड़ी पर आपका राष्ट्रपति भवन है, वो क्या है, विपदा है। देखते होंगे क्वेश्चन बनाते होंगे कि राष्ट्रपति भवन, भारत का राष्ट्रपति भवन किस पहाड़ी पर है। तो अरावली नहीं दिया तो कोई बात नहीं, रायसीना दिया हुआ था ना जी, हो गया, रायसीना पे टिक लगाते, क्योंकि अरावली को दिल्ली में रायसीना ही कहते हैं। इसी कारण मैंने लिखा भी दिया कि उदयपुर झीलों का शहर में उसको जरगा, दिल्ली में रायसीना, और राजस्थान में माउंट आबू कहते हैं। इतनी बार बोलने का फिर तब वीडियो भी चला जाता है, एक बार उसको भी देख लो, ठीक है कि नहीं। सोते खाते पीते उठते बैठते एकदम दिमाग में बैठ जाएगा, फिर एक दो बार रिवीजन कर लो, देखो कहाँ से गलती होगी। कभी गलती हो ही नहीं सकती हो, 4-5 बार यदि आप पकड़ लीजिएगा तो गलती हो ही नहीं सकता, छोड़ देते हैं एक बार पढ़ के, इसीलिए गलती होती है। आगे लिखिए, कहाँ थे हम लोग, हो गए बच्ची। अब लिखो, इधर आओ, इधर। अब लिखो पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट जिसे महाराष्ट्र में, जिसे महाराष्ट्र लिखो ना, पश्चिमी घाट, पश्चिमी घाट। अब हो गया चौथा, चौथा है पश्चिमी घाट, टिक लगाओ उस पर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, VBI। इस पहाड़ी पर्वतीय क्षेत्र में यदि जाएगा प्रायद्वीपीय पठार में, तो सबसे पहले पश्चिमी घाट ही पूछेगा। इसीलिए उस पर किसी पर VBI लिखा है नहीं, इस पे लिखा है, इसीलिए सबसे पहले इसको ध्यान रखना। और यहीं पे मार्गदर्शक की आवश्यकता होती है, ठीक है कि नहीं। पढ़ते तो बहुत कुछ है, लेकिन कहाँ पे फोकस करना है, तब पढ़ना तो सब कुछ है, पढ़ाई, लेकिन फोकस कहाँ करना है, तो पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट अभी इसे लेकर घर तक जाते आते एक तथ्य नहीं भूलना है उसका, तो लिखिए पश्चिमी घाट। महाराष्ट्र में इसे सह्याद्री श्रेणी, सह्याद्री पहाड़ी पर्वत, महाराष्ट्र में इसे सह्याद्री पर्वत, सह्याद्री पर्वत। तमिलनाडु में नीलगिरी की पहाड़ी, तमिलनाडु में नीलगिरी की पहाड़ी, और कर्नाटक में इसे कुद्रेमुख कहते हैं, कर्नाटक में इसे कुद्रेमुख कहते हैं, कुद्रेमुख कहते हैं, कुद्रेमुख, कुद्रेमुख कहते हैं। कौन मुख, कुद्रेमुख कहते हैं, ठीक है। एक मिनट देखो, तब तक मैं एक मैसेज कर देता हूँ।
केमिस्ट्री की कक्षा 3 बजे से एवं ज्योग्राफी की कक्षा 5 बजे से चलेगी। चलिए, कहाँ थे हम लोग? पश्चिमी घाट में थे। ठीक है, तो पश्चिमी घाट में क्या पढ़े? और उसमें लिख देंगे कुद्रेमुख लोहा के लिए विश्व प्रसिद्ध है। कुद्रेमुख, कुद्रेमुख लोहा के लिए विश्व प्रसिद्ध है। विश्व प्रसिद्ध है, विश्व प्रसिद्ध है। नेक्स्ट पॉइंट, पश्चिमी घाट, पश्चिमी घाट 4 राज्यों तक फैला है। पश्चिमी घाट 4 राज्यों तक फैला है। 4 राज्यों तक फैला है। पहला महाराष्ट्र, महाराष्ट्र। दूसरा कर्नाटक, कर्नाटक। तीसरा केरल, केरल। चौथा, चौथा, चौथा तमिलनाडु। अब लिखिए पड़ेगा चेंज। महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र में बालाघाट, बालाघाट, हरिश्चंद्र घाट। वर्टिकल लिखिएगा, वर्टिकल। महाराष्ट्र में बालाघाट, हरिश्चंद्र घाट, महाबलेश्वर, महाबलेश्वर, महाबलेश्वर और कैलसूबाई, कैलूसूबाई, कैलसूबाई श्रेणी पाई जाती है। कैलसूबाई श्रेणी पाई जाती है। कौन कौन है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। ठीक है, फिर लिखिए दूसरा क्या था जी? कर्नाटक। कर्नाटक तो ऑलरेडी लिख चुके, कुद्रेमुख, वही सबसे इंपॉर्टेंट था। अब लिखो, लिख दो कर्नाटक। हाँ लिखो ना, पर महाराष्ट्र का कर्नाटक, कुद्रेमुख की चोटी पाई जाती है। वो ऑलरेडी लिख ही चुके हैं, कुद्रेमुख की चोटी पाई जाती है, जो लोहा के लिए प्रसिद्ध है। अभी लिखे भी हैं, जो लोहा के लिए प्रसिद्ध है। और तीसरा, तीसरा है तमिलनाडु में, लिखेंगे तमिलनाडु में नीलगिरी की पहाड़ी, पिलानी की पहाड़ी, नीलगिरी की पहाड़ी, पिलानी की पहाड़ी, पिलानी की पहाड़ी, अन्नामलाई की पहाड़ी, अन्नामलाई, पिलानी की पहाड़ी, अन्नामलाई की पहाड़ी, अन्नामलाई की पहाड़ी। और चौथा है इलायची की पहाड़ी पाई जाती है, इलायची की पहाड़ी पाई जाती है। भूलेंगे नहीं, नीलगिरी की पहाड़ी, नीलगिरी की पहाड़ी में पूर्वी घाट पश्चिमी घाट का मिलन स्थली है। नीलगिरी की, भूलेंगे नहीं कि नीलगिरी की पहाड़ी में पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट की, पूर्वी घाट की मिलन स्थली है, पूर्वी घाट की मिलन स्थली है। और इसकी सर्वोच्च चोटी,
और इसकी सर्वोच्च चोटी और इसकी सर्वोच्च चोटी और इसकी सर्वोच्च चोटी और इसकी सर्वोच्च चोटी दोदा बेटा है, 2637 मीटर तमिलनाडु में। 2637 मीटर तमिलनाडु में दोदा बेटा है, दोदा बेटा है। तो पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट की मिलन स्थली कहाँ है? पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट की मिलन स्थली कहाँ है? पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट की मिलन स्थली कहाँ है? पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट की मिलन स्थली कहाँ है? नीलगिरी की पहाड़ी में है, नीलगिरी की पहाड़ी में है, ठीक है कि नहीं? नीलगिरी की पहाड़ी में है, इसको याद रखिएगा। और याद रखिएगा इसकी सबसे ऊंची चोटी दोदा बेटा तमिलनाडु में, दोदा बेटा, इसकी सबसे ऊंची चोटी दोदा बेटा तमिलनाडु में है। कितना है ऊंचाई इसकी? 2637। फिर लिखिए, भूलेंगे नहीं, उसी में लिखेंगे, भूलेंगे नहीं कि नीलगिरी भारत का पहला जैव आरक्षित क्षेत्र है। नीलगिरी भारत का सबसे पहला बायोस्फीयर रिजर्व या जैव आरक्षित क्षेत्र है। बायोस्फीयर रिजर्व और जैव आरक्षित क्षेत्र है, जैव आरक्षित क्षेत्र है, जैव आरक्षित क्षेत्र है, ठीक है? सबसे पहला जैव आरक्षित क्षेत्र है। एवं यहाँ टोडा जनजाति पाई जाती है, यहाँ टोडा जनजाति पाई जाती है जो मातृसत्तात्मक है। यहाँ टोडा जनजाति पाई जाती है, कहाँ? नीलगिरी की पहाड़ी में टोडा जनजाति पाई जाती है जो मातृसत्तात्मक है, जो मातृसत्तात्मक है, जो मातृसत्तात्मक है। एवं यहाँ एक प्रसिद्ध हिल स्टेशन है जिसका नाम है ऊटी। एवं प्रसिद्ध हिल स्टेशन ऊटी है, हिल स्टेशन ऊटी है। ऊटी नाम सुना होगा। पहले फिल्मों की शूटिंग, जब कश्मीर की हालात अच्छी नहीं थी तो यहीं पर फिल्म की शूटिंग होती थी। अब कश्मीर की हालात अच्छी है, लोग आगे बढ़े हैं, लोकतंत्र का जो वास्तविक स्वरूप होता है वो लोगों की भागीदारी। इसलिए देखते होंगे कि प्रत्येक चुनाव में हर प्रत्येक जिला एक कोषांग का स्थापना करता है, जिसे स्वेप कोषांग कहते हैं। ये भी जीके है कि स्वेप कोषांग क्या काम करता है। स्वेप कोषांग मतदाता के जागरूकता के लिए काम करता है। नुक्कड़ नाटक, सेमिनार, निबंध प्रतियोगिता, चित्रकला, मैराथन, विभिन्न तरह का काम करके लोगों को जागृत करता है कि आप अधिक से अधिक संख्या में क्या करें? वोट गिराएं, मतदान करें, ठीक है कि नहीं? तो यही प्रक्रिया जम्मू कश्मीर में भी लोगों के बीच में पहुंचाई गई है, क्योंकि बहुत दिनों से वहाँ जो डेमोक्रेटिक वैल्यू था, लोकतांत्रिक मूल्य था, जैसे हम लोग अतिरिक्त जागरूकता रखते हैं। हालांकि फिर भी बिहार में मतदान कम होता है अन्य राज्यों की तुलना में, क्योंकि बिहार की बहुत बड़ी समस्या है 2.5 करोड़ से अधिक, चूँकि सरकार के पास तो आंकड़े भी नहीं है, उससे अधिक हमारे यहाँ पलायन है, और जिसको हम लोग अब अपनी ताकत समझने लगे हैं। हमारे कुछ राजनीतिक पार्टी कहते हैं कि यह तो बिहार की ताकत है साहब, कि यहाँ के मजदूर के बिना अन्य राज्यों का काम नहीं चल सकता है। हमारी विफलता का द्योतक है ये नहीं कहते हैं, ये हमारी सफलता के रूप में इसको देखते हैं, ठीक है कि नहीं? तो क्या कहा जाएगा, है ना? कि आप बहुत बड़ी परीक्षा पास नहीं किए तो पिताजी कहेंगे कि अच्छा भेलै नहीं पास कलकै, हमरा देख रेख करते, चपरासिए छै तो की छै, किरानिए छै तो की छै, ठीक है कि नहीं? अरे IAS होता है। आप अपनी सेवा भाव कराने के लिए उस बेटे को किरानी बना करके खुश हैं, क्षमता उसकी उतनी बड़ी थी। हमारा एक दोस्त था मनोज, उसकी बड़ी अच्छी क्षमता थी, वो
यूपीएससी वगैरह भी पास कर सकता था, लेकिन एलडीसी पास करके ही खुश था। क्यों? तो पिताजी उसके बहुत खुश थे, ठीक है कि नहीं। जबकि स्कूल का टॉपर था और वो यदि पढ़ना चाहता आगे के लिए, लेकिन होता है क्या है कि बहुत कम में 20-21 साल में यदि छोटी नौकरी भी मिल जाती है, लड़का अपनी क्षमता को नहीं पहचानता है तो वहीं तक रह जाता है, ठीक है कि नहीं। इसीलिए खैर उसकी क्षमता को या तो स्वयं पहचानेगा, माता पिता पहचानेंगे, मार्गदर्शक पहचानेंगे। यही 2-3 जो है सो व्यक्ति जो हैं सो किसी भी बच्चे के क्षमता को पहचान सकते हैं, या तो स्वयं, ठीक है कि नहीं, या माता पिता यदि उस योग्य हैं तो, और तीसरा कौन? उसका गुरु, उसका जो मार्गदर्शक होता है वही पहचान सकता है, ठीक है। हमारी पहली आईएएस छात्रा वो पहले कंप्यूटर ऑपरेटर थी, रेलवे पास की थी। रेलवे के बैच से हमने कहा कि कौन से बैच में तुम फंसी हुई हो, बीपीएससी यूपीएससी की बैच है उसको करो, ठीक है कि नहीं। पिताजी पहुंच गए कि सर उसको रेलवे करने दीजिए सर। सो हम कहे कि आपको ऐसा लगता है पैसा के लिए, तो उसके लिए हमारे पास भगवान की दया से कोई कमी समी नहीं है, ठीक है कि नहीं। लेकिन क्षमता उसकी इतना अच्छी लिखती है, इतना अच्छा मेमोरी है, एक बार जो पढ़ती है वो याद हो जाता है। एक्सटेम्पोर अप्रोच में कोई क्वेश्चन देते हैं तो लिखती भी है। यहाँ पे यदि एक्सटेम्पोर अप्रोच में अभी हम यदि कह देंगे कि भारत में वर्तमान में लोकतंत्र की भविष्य और चुनौतियाँ, आधा लड़का सोता हुआ पाया जाएगा। आधा क्या, 99% लड़का लड़की सोता हुआ ये भी नहीं कि 10 पन्ना 5 पन्ना लिखे, 1 घंटा समय दिए हैं तो लिखे। खड़ा रहेंगे तो कुछ कुछ लिखेगा भी, चले जाएंगे तो गपशप शुरू कर देगा, ठीक है कि नहीं। ये सब क्या है? ये सब पढ़ने वाला थोड़े है, गपशप शुरू करने वाला कर देगा। कहेगा कि देखिए परीक्षा है कुछ का, तैयारी करा दिया कुछ का, ठीक है कि नहीं। कौन सी क्या जरूरत था कि लोकतंत्र का भविष्य चुनौतियाँ लिखाने का। अरे पहले के माता पिता घर में होली आता था तो कहते थे होली पे निबंध लिखो। हम लोग सिनेमा देख के आते थे और माता पिताजी हमारे एजुकेशन ऑफिसर थे, कहते थे कि जो सिनेमा देखे हो उससे क्या तुमको शिक्षा मिली है लिखो। बाद में उसका परिणाम आया सामने कि लेखनी के स्तर पे आदमी क्या हो गया, मजबूत हो गया। तो कई बार कई चीज़ वर्तमान के लिए नहीं की जाती है, वो भविष्य के लिए की जाती है। चलिए आगे चलिए फिलहाल, लेकिन आप तो महान हैं। देखिए कहाँ थे हम लोग, नीलगिरी, ठीक है कि नहीं। तो नीलगिरी की पहाड़ी, नीलगिरी की पहाड़ी क्या, हिल स्टेशन ऊटी, और कौन सी जनजाति, टोडा जनजाति। और सबसे पहला बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है, नीलगिरी है। टोटल कितना है, 18। जो आगे पढ़िएगा, अभी मत लिखिए, अभी मत लिखिए, 18 पढ़िएगा, अभी दिमाग में रखिए। हर चीज़ लिखी नहीं जाती है, कुछ बातें अभी एडजस्ट करके रखिए। एक यूनेस्को का प्रोग्राम है मैन एंड बायोस्फीयर, 1972 में वो प्रोग्राम संचालित हुआ। उसके बाद भारत में भी मैन एंड बायोस्फीयर के तहत जैव विविधता के क्षेत्र घोषित किए गए, जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं बायोस्फीयर रिजर्व, और जिसकी अंतर्राष्ट्रीय तिथि बताओ जी, 22 मई है। अभी है ना अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस। आज फिर आपको 30 क्वेश्चन का टेस्ट लेंगे, ठीक है, रोज चलेगा। जब भी मेरी कक्षा होगी बीच में या लास्ट में, हमारा मन हम जब भी ले लेंगे, ठीक है कि नहीं। अब मान लिया लखिंदर सर आज आज तो हम शुरू में ही लेते, लेकिन लखिंदर सिंह बहुत देर तक 8:15 साढ़े 8 तक खींच दिए, नहीं तो 8 बजे यदि छोड़ देते तो मैं पहले आपका 15 मिनट 20 मिनट का टेस्ट ही लेता। 15 यदि आता है तो 15-20 मिनट काफ़ी है 30 क्वेश्चन बनाने में, रंगना भी नहीं है। पहला का 2, दूसरा का भी फटाक से कर लिया, तो उससे थोड़ा सा आपका परसेप्शनल लेवल भी, और जो एनसीईआरटी बेस्ड रहता है, ठीक है कि नहीं, तो उसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि हम लोग लगातार उस पर काम कर रहे हैं। तो आप भी बनाइए, गंभीरता से बनाइए। ये नहीं कि हम बैठे हुए हैं तब तक 4 क्वेश्चन बनाया, उधर चले गए, तो आप जो है सो क्या कीजिएगा, हुल्ले रे शुरू कर दिए। हालांकि आप लोग पिछले दिन अच्छा से दिए थे, ठीक है कि नहीं। आगे लिखिएगा, हो गया, हिल स्टेशन हो गया। अब आइए दूसरा है अन्नामलाई की पहाड़ी। अन्नामलाई की पहाड़ी, अन्नामलाई की पहाड़ी, अन्नामलाई की पहाड़ी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी में दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी, इसी में दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी, इसी में दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, अनाई मुडी, 2696 मीटर ऊंचा है।
लिखेंगे अन्नामलाई की पहाड़ी में दक्षिण भारत या प्रायद्वीपीय पठार की प्रायद्वीपीय पठार की प्रायद्वीपीय पठार की प्रायद्वीपीय पठार की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुडी, सबसे ऊंची चोटी अनाईमुडी, अनाईमुडी है। कितना है? 2696 मीटर, 2696 मीटर। ठीक है, 2696 मीटर। ओके। दूसरी सबसे ऊंची, दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी, अरे अभी तो पढ़े हो, अभी तो पढ़े हो यार, दोदा बेटा, फिर लिख लो नोट। तुम लोग को भगवान जो है ना दिमाग जो दिए ना, गढ़े हैं, गढ़े हैं, दिए नहीं है, गढ़े हैं। दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी दोदा बेटा है, अभी तो लिखे थे 2637 मीटर। ठीक है, ओके। नोट में एक और लिख दो, पलनी की पहाड़ी में कोडई कनाल, पलनी की पहाड़ी में, पलनी की पहाड़ी में, पलनी की पहाड़ी में कोडई कनाल है। कोडई कनाल है। कौन कनाल है? नोट में एक और लाइन लिख देना, अधिकतर प्रायद्वीपीय नदी की उत्पत्ति पश्चिमी घाट से होती है। अधिकतर प्रायद्वीपीय नदी, दक्षिण भारत की जितनी भी नदी है उसकी उत्पत्ति कहाँ से होती है? प्रायद्वीपीय नदी की पश्चिमी घाट से होती है, पश्चिमी घाट से होती है। ठीक है, चलिए, होती है। ये आपका है, ये क्या है आपका? पश्चिमी घाट। तो पश्चिमी घाट में क्या क्या पढ़े? नीलगिरी, पलनी, इलायची और अन्नामलाई, दो सबसे इंपॉर्टेंट है, नीलगिरी और अन्नामलाई। नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी जहां पश्चिमी घाट पूर्वी घाट मिल रही है, दोदा बेटा, जो दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। अन्नामलाई का अनाईमुडी 2695 मीटर, जो प्रायद्वीपीय पठार की, प्रायद्वीपीय भारत की या दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। इतना कम से कम याद करके क्या। नीलगिरी में दो बातें और बताए, फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व और टोडा जनजाति जो मातृसत्तात्मक सामाजिक व्यवस्था है, जो बहुत बड़ी बात है कि टोडा में आज भी हम लोग के यहाँ, हम लोग इतने पढ़े लिखे हैं, हम लोग के यहाँ के घर की महिलाएं भी, लेकिन पिता का शासन, पुरुष का शासन ही क्या होता है? वो सबसे महत्वपूर्ण होता है। नहीं, पिता ही क्या करते हैं? डिसीजन लेते हैं। चाहे उनकी पत्नी या उनके घर में महिला सदस्य कितनी भी पढ़ी लिखी क्यों ना हो, और पिताजी कम पढ़े लिखे भी रहेंगे तो डिसीजन कौन लेंगे? तो ये होता है पुरुष सत्ता। अब महिला सत्ता क्या है सो अभी बताया आपको, ठीक है कि नहीं? महिला सत्ता क्या है तो अभी आपने बताया, आपको मैंने बताया। हाँ अनुपम जी बोलिए, क्लास में है। वाह वाह वाह, बधाई हो। अच्छा कोई बात नहीं है। तो घर प्रवेश कितने बजे है? अच्छा आप एड्रेस भेजिए, हम क्लास से निकलते हैं तो बात करते हैं। ठीक है ठीक है, आप एड्रेस भेजिए ना, फिर हम देखते हैं। ठीक 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 है, चलिए धन्यवाद। ओके ओके, ठीक है। कहाँ थे हम लोग? हम लोग थे अन्नामलाई की पहाड़ी हो गया। ओके, अब पूर्वी घाट लिखिए, पूर्वी घाट।
पूर्वी घाट लिखिएगा। पूर्वी घाट में या ऐसे लिखो, पूर्वी घाट कम ऊंचाई पर और कम ऊंचाई पर और अविरत नहीं है। अविरत नहीं है, अविरत का मतलब होता है अपर्दन अधिक। अविरत नहीं है, यहाँ की कुछ मुख्य श्रेणियां, पूर्वी घाट की कुछ मुख्य पर्वत श्रेणियां ये चारों नाम लिख देना। जावादी, पालकोंडा, जावादी, पालकोंडा, नल्ला मल्ला, नाम सब थोड़ा कठिन है, नल्ला मल्ला और महेंद्रगिरी। नल्ला मल्ला और महेंद्रगिरी। महेंद्रगिरी के ब्रैकेट में लिख लो उड़ीसा में, और नल्ला मल्ला के ब्रैकेट में लिख लो आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में। और जावादी के ब्रैकेट में लिख लो, जावादी और सेवराय के ब्रैकेट में लिख लो तमिलनाडु। तमिलनाडु कहाँ है? इसको याद करके रख लीजिएगा। पालकोंडा आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश। ठीक है, बस। तो पूर्वी घाट में ये 4 पहाड़ी जो है कौन से राज्य में है? इसकी सबसे ऊंची चोटी है महेंद्रगिरी, जो कहाँ है? उड़ीसा में। ठीक है कि नहीं? कौन कहाँ है बस उसको याद कर लीजिए। अरे पश्चिमी घाट से उसको फुर्सत मिलेगा तब नहीं आएगा। अब पश्चिमी घाट में इतनी सारी तथ्य है, इंपॉर्टेंट तथ्य है कि वहीं पर जाके वो लटक जाता है। इसलिए इस क्षेत्र से यदि एक क्वेश्चन आएगा तो पश्चिमी घाट को सबसे पहले तैयार कर लीजिए। इस तरह से आपने आज पठार को देखा, एक बड़ा भाग पठार भी था। पठार, जब भी किसी भाग को हम लोग पढ़ते हैं तो लास्ट में क्या पढ़ते हैं? तो लास्ट में हम लोग देखते हैं बूस्टर फैक्ट। तो लिखेंगे बूस्टर फैक्ट। बूस्टर फैक्ट, बूस्टर फैक्ट अति महत्वपूर्ण है कि बाबूदान की पहाड़ी कर्नाटक में, बाबूदान की पहाड़ी कर्नाटक में कॉफी के लिए जाना जाता है। कॉफी के लिए जाना जाता है। बाबूदान की पहाड़ी कर्नाटक में, कर्नाटक में किसके लिए जाना जाता है? कॉफी के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट, दक्षिण भारत, या ऐसे लिख लो पश्चिमी घाट में, यही लास्ट है, 4 दर्रे, टिक लगा लो, VVI करो ना। पश्चिमी घाट में 4 दर्रे हैं। पहला दर्रा है थाल घाट, थाल पहला दर्रा है थाल घाट। पश्चिमी घाट के दर्रे, पहला क्या है? थाल घाट। थाल घाट है मुंबई टू नासिक, मुंबई टू नासिक। नहीं समझे? M से मुंबई, N से नासिक। ठीक है। दूसरा है पाल घाट। दूसरा तो पाल नहीं, पहले भोर लिख लो, भोर घाट, भोर घाट, भोर घाट, भोर भोर। मुंबई टू पुणे, पहले लोग 12 बजे मुंबई से चलते थे और सुबह पहुंचते थे। अब तो खैर 1.5 घंटा में पहुंच जाता है।
अब तो एक्सप्रेस वे है। अब तो मुंबई का ढेर सारा सरकारी ऑफिस पूना में ही है, लेकिन एक समय में 12 बजे लोग बैठते थे या 5 बजे, तो उससे याद करवाते थे भोर घाट। मुंबई टू पूना, कहाँ से कहाँ? मुंबई से पूना। तीसरा है पालघाट। त्रिवेंद्रम से मदुरई तक, त्रिवेंद्रम से मदुरई है, मीनाक्षी मंदिर है यहाँ पर, और ये मंदिरों का शहर भी है। मीनाक्षी मंदिर, ये आपकी परीक्षा में पूछा भी जाता है कि मीनाक्षी मंदिर कहाँ है, तो मीनाक्षी मंदिर मदुरई में है। और अंत में है सेनकोट्टा। रुक जाओ, पालघाट लिखे है ना, वहाँ पाल को काट दो, पाल को काटो, वहाँ सेनकोट्टा लिख दो। पाल को काटो ना वहाँ, अरे घाट तो है ये, सेनकोट्टा लिखो। त्रिवेंद्रम से मदुरई, सेनकोट्टा लिखो, तब नीचे लिखो पालघाट। हाँ ठीक है, पालघाट है, इसको काट देना, इसको सेनकोट्टा लिख लो, सेनकोट्टा, ये भी दर्रा है। और चौथा है पालघाट है कोयम्बटूर से कोची, या कोची से कोयम्बटूर। कोचीन को कहते थे कोयम्बटूर। ठीक है, ये चारों दर्रा आपके जेहन में रहनी चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ हमारी भूगोल की आज एक और महत्वपूर्ण कक्षा, जहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन आना तय है, इसको अच्छे से तैयार करके रख लीजिएगा, कहीं कोई समस्या आपको नहीं आएगी। ज्योग्राफी का जय हिंद जय भारत। ज्योग्राफी के बाद आता है बिना ब्रेक दिए हुए, कोई ब्रेक नहीं है, बिना ब्रेक दिए हुए इतिहास की कक्षा है। ब्रेक दे दे? नहीं ना, पक्का ना? चलो, तो इतिहास की कक्षा है। इतिहास, कॉपी चेंज कर लो। वो तुम ना करोगे, सानू को बुला लो, तो सानू को।